नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी पिछले एक साल के, उनमें से इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए गए हैं और उन प्रश्नों को इस सीरीज में लगातार कराया जा रहा है ताकि प्रीलिम्स 2026 के एग्जामिनेशन में अगर कोई भी प्रश्न आए तो वो आपसे बन सके। और दोस्तों, हमने इन 1000 एमसीक्यूज को टोटल 20 लेक्चर्स में जो है डिवाइड किया है, जहां पर प्रत्येक लेक्चर के अंदर हम लोग 50 प्रश्नों को जो है कंप्लीट करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर इस सीरीज में पूरे कर लिए हैं, यानी कि 50 + 50 अर्थात 100 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। आज जो सिलसिला शुरू होगा वो 101 नंबर के प्रश्न से जो है दोस्तों शुरू होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परंतु एक बात मुझे जरूर याद आई कि अभी 1-2 दिन पहले ही दोस्तों एमपीपीएससी 2026 का कैलेंडर आ चुका है और सभी को पता चल चुका है कि 26 अप्रैल को, यानी कि 26 अप्रैल 2026 में आपका एमपीपीएससी प्री होगा 2026 वाला, यानी कि 4 महीने बाकी हैं। और 7 सितंबर को जाके जो है आपका मेंस का 2026 होगा, यानी कि प्रीलिम्स के लिए 4 महीने बाकी हैं और मेंस के लिए 9 महीने आपके पास लगभग बाकी हैं। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आना शुरू हो गया कि हमको प्री और मेंस साथ में पढ़ना चाहिए या अभी हम 4 महीने तक सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस करें। तो मैं कुछ आपके उन प्रश्नों का जवाब दे देता हूं बहुत ही जल्दी से, ताकि बीच बीच में आपके मन में ये जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान होना भी दोस्तों जो है जरूरी है। नहीं तो क्या है कि आप लोग उन्हीं में सोचते रह जाते हैं। तो यहां पर आप सभी देखें, एमपीपीएससी 2026 कैलेंडर आने के बाद एस्पिरेंट्स के क्या डाउट्स सामने निकल के आ रहे हैं जिनका समाधान हमको करना है। पहला प्रश्न, क्या अब 2026 फरवरी में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा क्या वो भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये प्रश्न ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि अब तो अप्रैल में जाके एग्जाम है और अप्रैल से 2 महीने पहले यानी कि फरवरी में नया बजट आ जाएगा, नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो क्या हमको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसका आंसर देखें, 26 अप्रैल को एग्जाम है। ओके, एमपीपीएससी 2 महीने पहले का डेटा नहीं पूछेगा। अगर अप्रैल में एग्जाम है तो आप खुद सोचिए कि जो डेटा 2 महीने पहले आया है, तो एमपीपीएससी ने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं है। आयोग कभी भी 2-2 महीने या 1 महीने पहले का डेटा पूछता ही नहीं है। वो आराम से 5-5, 6-6 महीने पुराना डेटा पूछता है, 1.5-1.5, 2-2 साल पुराना वो डेटा पूछता है। तो इसीलिए आपको जो पूरा फोकस है वो सिर्फ काय पे करना है, 2025 का बजट और 2025 का इकोनॉमिक सर्वे पे करना है। इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि नहीं तो खुद सोच के देखिए ना, 2026 का प्रीलिम्स है तो उसमें 2026 का बजट थोड़ी ना पूछेगा। वो क्या पूछेगा, 2025 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूछेगा, है ना। संभावना क्या है, चलो उसने 2026 वाले से पूछ भी लिया तो मुश्किल से 1%। 1% के लिए इतना तामझाम करना व्यर्थ है। 99% आपको इसी पर फोकस करना है। पहला प्रश्न आपका ये क्लियर कर दिया हमने। फिर मेरे से स्पेसिफिक एक प्रश्न है कि आपने 2025 के पूरे 12 महीने की संदेश मैगजीन पढ़ा दी। ठीक है, 12 नहीं 11 ही पढ़ाई है, क्योंकि दिसंबर 2025 की अभी आई नहीं है, तो वो तो मुझे पढ़ानी है, तो हम 12 मान के चल रहे हैं। तो इसी तरह क्या आप जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 की संदेश मैगजीन भी पढ़ाएंगे। आंसर है यस, यस और यस। संदेश मैगजीन में आपको तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता। अगर अप्रैल तक की मैगजीन आ जाएगी, अप्रैल तक की पढ़ा दूंगा, मार्च तक की आ जाएगी, मार्च तक की पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो है मध्य प्रदेश की मैगजीन, तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरे लेक्चर आते जाएंगे। अभी जैसे कि दिसंबर का एक मैगजीन आएगी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो पेपर ही है, यानी कि मेरे 4 लेक्चर और आ जाएंगे आने वाले 4 महीने की मैगजीन, उसमें भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रीलिम्स के लिए 4 महीने बाकी हैं, तो क्या हमको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी पढ़ना चाहिए, एक प्रश्न आपका ये भी है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पर जो है चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग जो है दोस्तों चलते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 2026 का एमपीपीएससी टारगेट है प्री प्लस मेन साथ में पढ़ें या नहीं, यह आपका प्रश्न है, बहुत लोगों का प्रश्न है। सुनिएगा मेरी बात, अगर आप अभी बिगिनर हैं और तैयारी आपने शुरू ही करी है
तो जो व्यक्ति तैयारी शुरू ही कर रहा है तो उसको ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि 4 महीने बाद प्रीलिम्स है और आप ये सोच रहे हो कि इस 4 महीने में मैं मेंस भी पढ़ लूंगा और प्रीलिम्स भी पढ़ लूंगा, तो कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। ठीक है, फिर तो दूसरे लोग बेवकूफ साबित हो जाएंगे जो मेंस इतना लंबा लंबा पढ़ते हैं, तो कोई अर्थ नहीं है। आप 4 महीने के भीतर मेंस नहीं पढ़ सकते, आप बिगिनर हैं और अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो आपको पूरा ध्यान किस पे देना चाहिए, सिर्फ प्रीलिम्स पे देना चाहिए। प्रीलिम्स दीजिए, प्रीलिम्स क्रैक करिए। अब आप कहोगे सर प्रीलिम्स क्रैक करके क्या होगा जब तक मेंस ही हमने नहीं पढ़ा, तो फिर तैयारी अभी शुरू कर ही क्यों रहे हो, 1 साल पहले ही शुरू कर लेते, या फिर 2027 के लिए ही कर लो, 2026 के लिए फिर क्यों हाय तौबा करते हो। तो हर चीज का देखो भैया एक कारण है। अब आप प्रीलिम्स के जस्ट 4 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हो और आप ये उम्मीद लेके बैठे हो कि मैं प्री और मेंस दोनों कर लूंगा, तो ये तो फिर आपकी गलत जिद है, ये तो जिद आपकी वाजिब ही नहीं है। तो इसीलिए आप सर्वप्रथम प्रीलिम्स पर टारगेट करिए अगर आप बिगिनर हैं। जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। अगले 5 महीने में मेंस आपको इतना करवा दिया जाएगा कि आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करके आ जाओगे। अगर आपका एक भी बार आज तक प्रीलिम्स नहीं निकला, आज तक आप प्रीलिम्स में कभी पास नहीं हुए और आप सोच रहे हो कि आने वाले 4 महीने में क्या प्री के साथ मेंस पढ़ लें, इस कॉन्फिडेंस को सल्यूट है। क्योंकि अगर आपका एक भी बार प्रीलिम्स दोस्तों क्रैक नहीं हुआ है और फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि 4 महीने के अंदर मैं प्री के साथ मेंस भी घुसा दूं, यानी कि अपने आने वाले प्री को मैं और खराब कर दूं, तो ये भी गलत बात है। अगर आपका एक भी बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो सबसे पहला आपका काम यही है कि आप प्रीलिम्स निकालिए। तो आपको भी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है आने वाले 4 महीने में। 4 महीने हैं, कोई 40 महीने नहीं है कि आप इतना कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं भैया हम तो मेंस भी उसी में लपेट देंगे, वो संभव नहीं है। ठीक है, हर बात लॉजिक से होती है, लॉजिक के विरुद्ध जाएंगे तो एग्जाम आपको धोबी पछाड़ दे देगा। ठीक है, तो लॉजिक के विरुद्ध नहीं जाना है आपको। दूसरा सुनिए, एक बार प्रीलिम्स निकाल चुके हो, अच्छी कंडीशन है, और एक बार पूरा मेंस भी पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। एक बार प्रीलिम्स भी कभी ना कभी निकाला हुआ है, एक बार पूरा मेंस भी हमने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, तो फिर उस परिस्थिति में आप लोग प्री प्लस मेंस को साथ में पढ़ना अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बार पूरा प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, एक बार हमने पूरा प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस है हमको, और मेंस भी लगभग हमने 50% पढ़ा हुआ है, तो आप फिर भी अच्छी कंडीशन है, तो इस परिस्थिति में भी आप प्री प्लस मेन साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना लॉजिकल तरीके से टेबल फॉर्मेट में आपको कोई भी निष्कर्ष निकाल के नहीं देगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको फॉलो करेंगे, मजे में रहेंगे। आप इसके विरुद्ध जाने का प्रयास करेंगे तो आप दिन प्रतिदिन टेंशन में रहेंगे, घबराहट आपको रहेगी, और ना आपका प्रीलिम्स अच्छा हो पाएगा ना मेंस अच्छा हो पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रीलिम्स एक बार निकालो, फिर भरोसा रखो हम मेंस करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। जो विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं सर बजट पढ़ा दो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दो, तो भैया आपको पूरा बजट, मध्य प्रदेश का लेटेस्ट बजट, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे, मैं दोनों आपको पढ़ा चुका हूं। इस तरह की वीडियो दिखेगी हिंदी मीडियम, इस तरह की वीडियो दिखेगी आपको इंग्लिश मीडियम। आपको यूट्यूब पे जाके बस सर्च कर देना है क्या, एमपीपीएससी 2026 बजट इकोनॉमिक सर्वे, और आगे मेरा नाम लिख देना है एकेएस सर। अगर आप इतना कर देते हैं तो पहले दिए ये 2 वीडियोस आपको नजर आएंगी। हिंदी वाले इसको देख लो, 5 क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे, इंग्लिश वाले इसको देख लो, 5 क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे। कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक हिंदी वालों के लिए है, एक इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है, जो बजट अगले साल आएगा, अभी तक आया ही नहीं है, उसके लिए छाती पीट रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है और जो 99% आएगा उसकी कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यह करना है ना, तो इसको आप कर लीजिए, आप मजे में रहेंगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब आइए दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आने वाले जितने भी लेक्चर्स लूं, हर लेक्चर की शुरुआत में मैं ये चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारे लेक्चर में कई बार नए विद्यार्थी भी आते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बार बार, देखिए अल्टीमेटली आप करेंगे वही जो आपकी इच्छा है, कोई आपको रोक तो सकता नहीं है, लेकिन बस हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको टाइम टू टाइम गाइड इसीलिए करना चाहते हैं ताकि गाइडेंस की कमी होने की वजह से आप कहीं गलत डिसीजन ना ले लें। तो आइए दोस्तों, 100 प्रश्नों को करने के बाद आज हमारा 101 नंबर के प्रश्न को जो है हम यहां पर शुरू करते हैं। मैं अपने मोबाइल में भी हमेशा की तरह उसको ओपन कर लेता हूं ताकि मुझे स्क्रीन पर बार बार आंख गड़ा के ना देखना पड़े। फटाक से इसको करते हैं हम लोग ओपन। चलिए दोस्तों,
शुरू हो जाते हैं अपने आज के ताबड़तोड़ प्रश्न। कितना प्यारा दिखता है देखो फोन में, है ना। चलिए, हमारा दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या है, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसे एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है। दोस्तों क्या बोल रहा है, भारत का पहला इंडिजिनस मतलब जिसे भारत के अंदर ही बनाया गया है, ऑटोमेटिक मतलब जो अपने आप काम करता है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि बायोमेडिकल कचरा जो होता है उसके उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक प्लांट बनाया गया है जो ऑटोमेटिक अपना काम करता है, और इस प्लांट को जो है एम्स दिल्ली में लगाया गया है। इसका नाम आपको बताना है। यहां पर आप देखें, स्वच्छ भारत, सृजनम, आरोग्य सेतु या बायोसेफ। यहां पर ऑटोमेटिक में देख के ही पता लगा सकता हूं कि भैया स्वच्छ भारत तो नहीं होगा, आरोग्य सेतु भी नहीं होगा, बायोसेफ या सृजनम में से दो विकल्प में से मुझे एक सही विकल्प दिख रहा है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, सृजनम। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। तो ये अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक है, और ये कौन से कचरे का उपचार करता है, बायोमेडिकल वेस्ट का उपचार करता है ये। ठीक है, और ये भारत ने पहली बार स्वदेशी ऐसा कोई प्लांट निर्मित किया है जो बायोमेडिकल वेस्ट को जो है उसका उपचार करे, उसका ट्रीटमेंट करे। नाम याद रखिएगा, सृजनम। क्या नाम है, एक बार फिर से रिपीट करें, सृजनम। और इसको कहां लगाया गया है, इसको एम्स दिल्ली में लगाया गया है। बाकी और कुछ आपको यहां पर जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। एक जानकारी मैं हालांकि आपको और दे देता हूं कि सृजनम को लगाया गया है, सृजनम को लगाया गया है कहां पर, सृजनम को लगाया गया है कहां पर, तो सृजनम को लगाया गया है एम्स दिल्ली में। सृजनम को लगाया गया है कहां पर, एम्स दिल्ली में, है ना। आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है। सृजनम को लगाया गया है एम्स दिल्ली में, लेकिन सृजनम को बनाया किसने है, सृजनम को बनाया है CSIR NIIST के द्वारा। ठीक है, आप देखें, इनके द्वारा बनाया गया है, इनके द्वारा बनाया गया है। इतनी बात क्लियर हुई, लगाया गया है एम्स दिल्ली में और बनाया गया है किसके द्वारा, CSIR NIIST के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों नाम हमको याद रखने हैं। और इस पूरे प्लांट का, संयंत्र का नाम क्या है, सृजनम। ये भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 102 नंबर का, ये हमसे क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, ये कथन वाला प्रश्न है, और जब भी कथन वाला प्रश्न आता है तो मैं क्या कहता हूं कि हमेशा पहले ये पता करो कि वो आपसे सही वाला कथन पूछ रहा है या गलत वाला कथन पूछ रहा है। तो यहां पर वो हमसे सही वाला कथन पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है। किस संदर्भ में पूछ रहा है, पेरिस AI एक्शन समिट 2025। दोस्तों ऐसे जो प्रश्न है ये यूनिट 7 के संदर्भ में जो है कनेक्टेड रहते हैं कभी कभार, तो आप इनको जरूर जो है फोकस करिएगा। पेरिस AI एक्शन समिट 2025, इसके संदर्भ में जो है यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो पेरिस AI एक्शन समिट है 2025 की, इसे जो है किसकी, इसकी जो अध्यक्षता है, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत और अमेरिका ने मिलकर करी है। इस सम्मेलन की, इस समिट की जो चेयरमैनशिप है, जो अध्यक्षता है, वो दो देशों ने मिलकर करी है, भारत और अमेरिका। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट वो क्या कहता है, ब्लेचली डिक्लेरेशन यानी कि ब्लेचली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए इसी सम्मेलन के दौरान। ब्लेचली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, ब्लेचली डिक्लेरेशन पे साइन किए गए इसी सम्मेलन के दौरान। तो आपको सम्मेलन का नाम समझ में आया, पेरिस AI एक्शन समिट 2025। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इस सम्मेलन की चेयरमैनशिप दो देशों ने मिलकर करी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ब्लेचली घोषणा है, ब्लेचली डिक्लेरेशन, उस पर हस्ताक्षर किए गए इसी सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये दो कथन हमको यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब में इसमें दूसरा कथन मुझे गलत ही लग रहा है। हाँ नहीं, दोनों ही कथन मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया और फ्रांस था यहां पर। तो मैं यहां पर वेरीफाई भी करता चलता हूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इतने सारे प्रश्न हम बनाते हैं तो कहीं पढ़ाने में कंफ्यूजन किसी प्रकार का हो, ना आ पाए। तो ये दोस्तों दोनों ही कथन यहां पर गलत हैं। ठीक है, पेरिस AI एक्शन समिट 2025 के संदर्भ में भारत और अमेरिका, ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ये भी गलत है।
और ये जो ब्लेचली घोषणा पत्र है ये भी इस सम्मेलन में साइन नहीं हुआ है। तो इसमें सही कथन हमसे पूछ रहा है, तो सही कथन ना तो कथन नंबर 1 और ना ही कथन नंबर 2। कारण जान लेते हैं, कारण क्या है, कारण देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये स्टेटमेंट वाला। हाँ देखें यहां पर पेरिस एआई एक्शन समिट। अब भैया देखो पेरिस की बात हो रही है और फ्रांस की बात ना हो तो वाजिब नहीं लगेगा। तो पेरिस एआई एक्शन समिट ये भारत और फ्रांस के बीच हुई। आपसे जो है वो वर्ष पूछ सकता है, तो वर्ष याद रखना है 2025। अगर तारीख पूछ ली तो तारीख भी आपको याद रखनी है 10 से 11 फरवरी 2025। और ये जो ब्लेचली घोषणा पत्र है, ये जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है, इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 2023 में हुए थे। ठीक है 2023 में हुए थे। कहां पर? यूके में। 2023 में हुए थे। कहां पर? यूके में। ना कि 2025 के पेरिस वाले सम्मेलन में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न भी वापस कथन वाला है। मैं क्वेश्चंस को डिफिकल्ट कैटेगरी में रखने का ही प्रयास करता हूं, लेकिन जितने भी कथन वाले प्रश्न हैं दोस्तों उन कथन में भी आंसर छिपा होता है। ठीक है, आपने पिछले प्रश्न से क्या सीख लिया कि अगर पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 का संबंध में प्रश्न आ गया और आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से बताइए किन देशों ने अध्यक्षता करी, तो भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस या भारत चाइना, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लेकिन पेरिस शब्द है तो उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि भारत और फ्रांस। उसके बाद ब्लेचली डिक्लेरेशन का संबंध किस वर्ष से है, तो बोले 2023 से है। कहां पर हुआ था ब्लेचली घोषणा पत्र पे सिग्नेचर, तो बोले यूके में हुआ था, है ना। तो हम वहां से भी प्रश्न बना सकते हैं। ये वाला प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आप इस प्रश्न को जो है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। कथन वाला प्रश्न है, तो कथन वाले प्रश्न में सबसे पहले हमको सही वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमें सही वाला पूछ रहा है ना। अच्छा, ये प्रश्न भैया किसके संबंध में है, तो ये प्रश्न है जीसीएस। जीसीएस नाम का कॉन्सेप्ट है और जीसीएस को हम लोग अंग्रेजी में ही पुकारते हैं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, है ना, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अब इसके संबंध में दो कथन हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कथन है? सबसे पहले क्या बोलता है, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू एड्रेस द क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन स्पेशली द एसएचजी मेंबर। दोस्तों क्या कहा गया कि ये जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो कर्ज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, उधार की जरूरत होती है, तो उस जरूरत को पूरा किया जा सके। लोन की जरूरत जो होती है उस जरूरत को पूरा किया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में। और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन लोगों को ज्यादातर लोन की आवश्यकता होती है। तो इन लोगों को लोन की आवश्यकता पूरी करवाई जा सके, ये पहला उद्देश्य है किसका? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये लिखा है कथन नंबर 1 में। दूसरा कथन क्या कहता है कि जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये जो स्कीम है, ये जो मतलब जो पहल है, ये खुद किस योजना का हिस्सा है? ये खुद स्वामित्व योजना का हिस्सा है। स्वामित्व योजना का हिस्सा है। चलिए, ये दो कथन यहां पर दे रखे हैं। तो आपको ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के संबंध में दो कथन दे रखे हैं कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का संबंध ग्रामीण इलाके में जो लोगों को लोन की जरूरत होती है, खास तौर पे स्वयं सहायता समूह के लोगों को, उनको लोन दिलवाना, और दूसरा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है वो स्वामित्व योजना का हिस्सा है। यहां पर दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ये दोनों ही कथन यहां पर बिल्कुल सही हैं। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। और मैं वापस कह रहा हूं स्टेटमेंट्स से भी प्रश्न बनते हैं तो याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है ना प्रश्न बड़ा सिंपल सा आ जाए कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का संबंध या ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का उद्देश्य क्या है, तो नीचे उनमें से एक होगा कि स्वयं सहायता समूहों को ऋण की सुविधा प्रदान करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। तो हो गया वहां से आपका प्रश्न सॉल्व, है ना। तो यहां पर ये दोनों कथन सही हैं, यहां पर दोनों कथन सही हैं, इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को चुना। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही कथन बिल्कुल सही थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं इसीलिए हर एक प्रश्न आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है यहां पर? मायाधर राउत जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्हें किस रूप में जाना जाता था? यानी कि निम्नलिखित में से ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना यहां पर,
इनमें से क्या कहा जाता था किसे? मायाधर राउत को इनमें से क्या कहा जाता था? मायाधर राउत का हाल ही में जो है निधन हुआ है। क्या इनको हम फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक, फादर ऑफ भरतनाट्यम भरतनाट्यम के जनक, फादर ऑफ ओडिसी डांस यानी कि ओडिसी नृत्य के जनक, या फिर फादर ऑफ कथक यानी कि कथक के जनक? ये आंसर बड़ा ही सिंपल है, आपसे इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वहां से ये संबंध में आ सकता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? ओडिसी नृत्य के जनक यानी कि फादर ऑफ ओडिसी डांस जो है इनको कहा जाता था। इनका नाम है मायाधर राउत। ठीक है, इतनी बात आप सभी को दोस्तों क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओडिसी से याद रख सकते हैं कि ज्यादा उड़ी मतलब ज्यादा उड़ो मत, अपनी मर्यादा में रहो, ज्यादा उड़ो मत, अपनी मर्यादा में रहो, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार हम क्रॉस कंफर्म भी कर लेते हैं। फादर ऑफ, बिल्कुल सही है, फादर ऑफ ओडिसी डांस, ओडिसी नृत्य के जनक जो है कहा जाता है। ज्यादा उड़ो मत, मर्यादा में रहो, तो वहां से आप याद रख सकते हैं मायाधर राउत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? यहां पर ना आप ओडिसी डांस के संबंध में यहां पर आपको दो चीजें दे रखी हैं। एक देखिएगा मुद्रा विनियोग, मुद्रा विनियोग, और दूसरा क्या दे रखा है? संचारी भाव। तो मतलब ये दो, आप ये कह लीजिए कि ओडिसी नृत्य के अंदर ये दो घटक हैं, दो एलिमेंट्स हैं जिनको मायाधर राउत के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये दो शब्द आप याद रख सकते हैं चाहें तो, मुद्रा विनियोग और संचारी भाव। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं, मुद्रा विनियोग या और संचारी भाव। ठीक है, ओडिसी नृत्य के संबंध में। ओके, बाकी ये बहुत डिटेल में है, नहीं पूछेगा आपको, तो केवल मायाधर राउत कि भैया उड़ो मत, मर्यादा में रहो, तो फादर ऑफ ओडिसी डांस। उसके बाद दोस्तों यहां पर दे रखा है कि एक एआई चैटबॉट है ग्रॉक 3। ये यूनिट नंबर 9 का बहुत प्यारा प्रश्न है। एआई चैटबॉट है ग्रॉक 3। एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 को इनमें से किसने बनाया है? गूगल, ओपन एआई, डीप माइंड या एक्स एआई? ठीक है दोस्तों, बताइएगा, दिमाग लगा के प्रयास करिए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स एआई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्स जो है ये किसका नया नाम है? पुराना नाम क्या था? ट्विटर। ट्विटर का ही नया नाम क्या बना? एक्स। और एक्स एआई मतलब ये जो एक्स एआई है ये इलॉन मस्क की कंपनी है। एक्स एआई कौन है? ये इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क ने भाई साहब क्या किया था कि चैट जीपीटी में जो शुरुआत में उन्होंने निवेश किया था उसको हटा लिया था, तब चैट जीपीटी फेमस नहीं हुआ था। तो उसके बाद बहुत पछतावा हुआ इलॉन मस्क को कि यार मैंने कितना बड़ा फैसला गलत कर दिया कि भैया जो चीज भविष्य में आने वाली थी और दुनिया पर राज करने वाली थी, मैंने उसी चीज को असफल मान के मैंने पहले ही उससे अपना पैसा निकाल लिया। तो वो घाव अभी तक इलॉन मस्क का भरा नहीं है, इसीलिए इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी बनाई एक्स एआई, और इस कंपनी के माध्यम से एक एआई चैटबॉट बनाया जिसका नाम क्या रखा? ग्रॉक 3। और ग्रॉक 3 को किसके कंपटीशन में उतारा गया है? ग्रॉक 3 को चैट जीपीटी के कंपटीशन में उतारा गया है ना। किसके कंपटीशन में? चैट जीपीटी के, चैट जीपीटी के, चैट जीपीटी के कंपटीशन में उतारा गया है। और इलॉन मस्क ने तो इनको वर्ल्ड का बेस्ट एआई चैटबॉट जो है कह दिया है, मोस्ट पावरफुल एआई चैटबॉट कह दिया। तो नाम याद रखिएगा ग्रॉक 3 है ना, एक्स एआई के द्वारा इसको बनाया गया है, ये हमको याद रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया। बहुत प्यारा प्रश्न था दोस्तों ये ग्रॉक 3 वाला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से, हाँ, और ये बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। 2025 गिद्ध गणना, 2025 गिद्ध गणना का पहला चरण के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक गिद्ध दर्ज किए गए? यानी कि जो 2025 का वल्चर सेंसस हुआ, 2025 का जो वल्चर सेंसस हुआ ना दोस्तों, 2025 का जो वल्चर सेंसस हुआ, गिद्ध गणना जो हुई, तो उसके पहले चरण में कौन सा स्टेट आगे है? पहले वाले छोड़ो, एक ही स्टेट सबसे आगे है गिद्धों के मामले में, और वो दोस्तों कौन सा है? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश जो है वो गिद्ध गणना 2025 में सबसे आगे है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल संभावित प्रश्न है। और मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने गिद्ध पाए गए हैं। 12,981, 12,981, ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने गिद्ध पाए गए हैं? 12,981। और इसकी वजह से अब मध्य प्रदेश को भारत का, इसकी वजह से मध्य प्रदेश को भारत का गिद्ध राजधानी भी कहा जाने लगा है। इंडियाज वल्चर कैपिटल, मध्य प्रदेश को भारत की गिद्ध राजधानी भी कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि जो अभी 2025 की गिद्ध गणना हुई, वल्चर सेंसस जो हुआ, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध हैं और टोटल संख्या कितनी है? 12,981। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न था दोस्तों ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह 2024 का पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। मतलब 2024 का पुरस्कार का तात्पर्य यह है कि 2024 में निम्नलिखित में से कौन से एयरपोर्ट ने सुरक्षा के मामले में, सेफ्टी के मामले में सबसे बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से इनमें से किसी एक एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो ऑप्शन इसमें आपने सोचा नहीं होगा वो इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? अधिकतर लोग ये दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में फंस जाएंगे, लेकिन जो सही आंसर दोस्तों यहां पर निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी तरह से आया तो अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि व्यक्ति दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में जाएगा लेकिन गोवा का विकल्प किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो गोवा का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। इसको 2024 में बेहतरीन काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वहीं पर ज्यादा रुकता हूं जहां पर जरूरत होती है, नहीं तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन के साथ बता ही देता हूं उस चीज को। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अभी तक तो फोन की जरूरत पड़ नहीं रही है, हाथ अलग दुख जाता है, ओपन करके रख लेते, नहीं तो फिर बार बार पोडियम की ओर जाना पड़ता है ना। 1 मिनट के काम करते हैं, इसको इधर हमारे पास इधर लगा देते हैं, ये बहुत बढ़िया जगह है। हाँ चलो आगे देखें, अब हाथ रिलैक्स हो गया। आगे देखें क्या कहता है। हाँ, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, एसडीजी के संबंध में है। एशिया और प्रशांत, यानी कि एशिया और पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, एशिया और पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, वहां पर जो एसडीजी की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रगति रिपोर्ट 2025, यानी कि एशिया और प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक वाले जितने भी देश हैं, उनकी एसडीजी के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी प्रगति हुई, उसकी एक रिपोर्ट जो है जारी हुई है 2025 वाली। तो उसमें आपको यह बताना है कि एसडीजी के निम्नलिखित कौन से लक्ष्य में, कौन से गोल में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? आप देख सकते हैं चिंताजनक गिरावट देखी गई है। एसडीजी का मतलब है कि हमें अपने हर लक्ष्य को हासिल करना है, परंतु इनमें से एक लक्ष्य ऐसा रहा है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, जिसमें बहुत ज्यादा चिंताजनक गिरावट देखने को मिली है, यानी कि प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आपको बताना है कि अब भुखमरी के मामले में हम अच्छा काम नहीं कर पाए, या शिक्षा के मामले में हम अच्छा काम नहीं कर पाए, या क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही में हम अच्छा काम नहीं कर पाए, या उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा काम नहीं कर पाए। दोस्तों हम लगभग हर चीज में अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु एक चीज हमसे छूटती जा रही है, और वो क्या है? वो है क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये गोल का नंबर याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है, ये दिख रहा है आपको, ये गोल के नंबर भी आपसे पूछ सकता है। गोल नंबर 2 में क्या लिखा है, 4 में क्या लिखा है, 13 वाला काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही में
एशिया पैसिफिक वाला क्षेत्र अच्छा काम नहीं कर पाया और इसमें काफी ज्यादा चिंताजनक गिरावट जो है देखने को मिली। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप देखें उनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। क्या बोला गया? इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। क्वेश्चन से ही मुझे फैक्ट देखने को मिल गया भैया, क्वेश्चन से ही मुझे फैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रश्न में आपसे वो ये पूछ रहा है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कौन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कौन? देखिए दोस्तों, देखिए, अगर आप आर्थिक सलाहकार अच्छा नहीं चुनेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि कोई नाग आपको डस गया, आपकी सारी आर्थिक पूंजी जो है खर्च हो जाएगी अगर आपके पास आर्थिक सलाहकार अच्छा नहीं है तो अच्छा, अगर नाग से बचना है तो हमको आर्थिक सलाहकार अच्छा रखना पड़ेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो सही आंसर क्या है? वी अनंथा नागेश्वरन, वी अनंथा नागेश्वरन। अगर पैसे को लुटने से बचाना है और नाग को खुद को डसने से रोकना है तो आपको जो है वी अनंथा नागेश्वरन, इनको जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाना पड़ेगा। और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है मेमोरी लीग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती है? मेमोरी लीग चैंपियनशिप इनमें से किसने जीती? दोस्तों मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जाते हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अक्षरों को मेमोराइज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को हम अपनी मेमोरी में डालते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितनी सारी चीजों को याद रख सकता है। तो उसकी जो है एक मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, बड़ी खास किस्म की जो है ये चैंपियनशिप है कि कोई भी व्यक्ति कितना ज्यादा याद रख सकता है। तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप में से कौन जो है विजेता बना है? ठीक है, अब देखो, जो विजेता बनेगा उसके नाम में भी कहीं ना कहीं विजय शब्द होगा और वो राजकुमार जैसा भी होगा, है ना? तो विजय शब्द तो नहीं है, लेकिन विजेता से विश्वास शब्द जरूर है कि विश्वास होना चाहिए तभी आप विजय बनेंगे राजकुमार की तरह। तो विश्वा राजकुमार, ठीक है, जो सही आंसर है वो क्या है? विश्वा राजकुमार। ठीक है, विश्वास होना चाहिए अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। कौन सी वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप? मेमोरी लीग वाली। और इनके बारे में आपको बता दें, अगर पूछ लिया जाए कि इनका संबंध कहां से है तो इनका संबंध दोस्तों पुडुचेरी से है। कहां से है? पुडुचेरी से है। मात्र और मात्र ये 20 वर्ष के हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है रैंडम डिजिट, इन्होंने 80 रैंडम डिजिट जो है याद रखे हैं। मात्र कितने सेकंड में? 13.50 सेकंड में 80 रैंडम अंक याद रखे हैं इन्होंने। ठीक है, 13.50 सेकंड में। और 30 इमेजेस इन्होंने मेमोराइज करी हैं 8.40 सेकंड में, और इसीलिए ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए मेमोरी लीग की। ठीक है, अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो विश्वा राजकुमार हैं इनको इनको मेमोरी लीग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितना अंक, कितना स्कोर प्राप्त हुआ? ठीक है ना, 5000 अंक प्राप्त हुए जो किसी को भी नहीं प्राप्त हुए। तो 5000 अंक जो है इनको प्राप्त हुए। टोटल 5000 का इनका स्कोर बना था, इसीलिए ये विश्व चैंपियन जो है निकल के आए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या पूछता है? अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि किस भारतीय राज्य की विधानसभा देश में पहली बार अनुवादक सुविधा प्राप्त करने जा रही है? यानी कि कौन से स्टेट की विधानसभा पहली बार एक ट्रांसलेटर की सुविधा आप सेंट्रल लेवल पर, पार्लियामेंट, संसद लेवल पर देखते हैं, परंतु राज्य स्तर पर भी, विधानसभा लेवल पर भी अब ट्रांसलेटर की सुविधा जो है शुरू होगी। किस राज्य ने यह पहल करी है?
हमें इसका आंसर यूपी लग रहा है। एक बार हम और क्रॉस कंफर्म कर लें। जी हां, इसका जो सही आंसर है दोस्तों यूपी। राज्य स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ट्रांसलेटर की सुविधा सबसे पहली बार किस राज्य ने शुरू करी है? तो वो है दोस्तों यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है, ठीक है। और देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि सदस्य अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जैसे कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, भाई एक ही राज्य में कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो अब देखो, अब जैसे हम मध्य प्रदेश की स्टेट भाषा की बात करें तो वो हिंदी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की भाषा बोलना चाहे, बघेली बोलना चाहे, बुंदेलखंडी बोलना चाहे, तो ऐसी भाषाओं को भी जो है वहां पर सब समझ सके, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की सुविधा जो है दे दी है। बहुत बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश ने जो है इस पहल को शुरू किया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, आगे देखें, इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहां बनाई जाएगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्वेश्चन अभी जो है दोस्तों समझा देता हूं। वर्ल्ड की पहली बायो बैंक कहां पर बनाई जाएगी? देखो देखो दोस्तों, बायो बैंक क्या होती है? बायो बैंक क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पर बस ये देख रहा था कि लोकेशन का नाम है, चलो ठीक है भैया, एक्सप्लेनेशन में लिखवा दूंगा आपको। बायो बैंक दोस्तों क्या होती है पहले ये समझ लो। ऐसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, जो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसे जीवों का डीएनए आप निकाल के रख लो और उसको प्रिजर्व करके रखो, ताकि जिस दिन वो जीव की हर नस्ल नष्ट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उस जीव का जो डीएनए है वो आपके पास जो है मौजूद रहे। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है, कोई भी स्पीशीज खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रजाति का जो डीएनए है, उस प्रजाति के जो अंदर के चीजें हैं वो हमारे पास जो है मौजूद रहें, ताकि हम उस प्रजाति को पूरी तरीके से कभी ना खो दें, भविष्य में हम उसको वापस भी कभी ना कभी बना सकें। ठीक है, ऐसी चीज को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? बायो बैंक, है ना। और चूंकि ये वन्य जीवों से संबंधित है तो वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, और ये भारत की पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है जहां पर हम जानवरों का जो विलुप्त हो रहे हैं जानवर, धीमे धीमे उनका डीएनए निकाल निकाल के रखेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पद्मजा, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, यानी कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों ये दार्जिलिंग में आता है, ठीक है ना, ये दार्जिलिंग में आता है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये दार्जिलिंग में आता है दोस्तों। और यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो प्रजातियां संकट में हैं और धीमे धीमे खत्म हो रही हैं, तो हम उन प्रजातियों का डीएनए निकालकर अभी अपने पास रख लेंगे, ताकि भविष्य में भी हमारे पास उस प्रजाति के नाम पर कुछ ना कुछ बचा रहे। और जब भविष्य में विज्ञान इतना सक्षम हो जाए कि हम उन जो जीव विलुप्त हो गए हैं उनको हम वापस से बना सकें, ठीक है, तो उसके लिए हम उनका डीएनए निकाल निकाल के रख रहे हैं। इसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ठीक है। भारत की पहली है ये, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। यहां पर मुझे अपनी ट्रिक काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। देखो, जब भी आपकी मम्मी आपसे कुछ भी, मातृभाषा से हम मां याद रखेंगे, जब भी आपकी मम्मी आपसे कुछ काम करने के लिए कहती हैं और आप क्या कहते हो? 2 मिनट में मैं काम कर दूंगा, यही कहते हो, तो मम्मी क्या कहती है? नहीं, 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में करना पड़ेगा। 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में करना पड़ेगा। तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों क्या है? 21 फरवरी। 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में करना पड़ेगा। और महीना भी कौन सा है? दूसरा है ना। 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? आपकी मदर कहती हैं, मां आपकी कहती हैं। तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है दोस्तों मनाया जाता है। एमपीपीएससी हर साल एक ना एक जो है ये दिवस पूछ ही लेता है, तो उस नजरिए से हमको याद रखना है, ठीक है। 21 फरवरी इसका सही आंसर है, यहां पर हमको देखने को मिलता है। और सबसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने सबसे पहली बार पहचान कब दी थी? 1999 से।
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर इसको मनाया जाना शुरू कब से किया गया था? सन 2000 से। तो इसकी शुरुआत तो 1999 से हो चुकी है और ये हर साल 21 फरवरी को जो है मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? ओहो, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, ये संदेश मैगजीन में भी हमने कवर किया था। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल 2025, इसमें कौन सा रिकॉर्ड बनाया गया? यहां पर नीचे आपको बहुत सारे रिकॉर्ड के नाम दे रखे हैं। एक साथ प्रदर्शन करने वाले सबसे अधिक नर्तक यानी कि डांसर्स, या फिर सबसे लंबी शास्त्रीय नृत्य मैराथन, या फिर शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम में सबसे बड़ा दर्शक समूह, दर्शक ज्यादातर लोग देखने आए वो तो नहीं हो सकता, सबसे तेज कोरियोग्राफी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों खजुराहो डांस फेस्टिवल में क्लासिकल डांस, बहुत सारे डांसर्स ने एक लंबे समय तक क्लासिकल डांस किया था, शास्त्रीय नृत्य किया था, इसीलिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्लासिकल डांस वाला, शास्त्रीय नृत्य वाला जो ऑप्शन है वो आपको हमेशा सही करना है अगर 51वां खजुराहो नृत्य समारोह 2025 का वो पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर आप देखें, पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो यहां पर एक मैराथन चला था, डांस करने का मैराथन चला था। कितनी देर तक मैराथन चला था? 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड, 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड। और टोटल कितने कलाकारों ने ये डांस का मैराथन किया? 139 कलाकारों ने डांस का मैराथन किया। और याद रखने वाली बात है ये किस तरह का डांस था? तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस था। इतनी बात क्लियर हो गई। 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड, टोटल 139 कलाकारों ने क्लासिकल डांस का रिकॉर्ड बनाया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है और मोहम्मद शमी का जो है यहां पर जिक्र हो रहा है। हाल ही में मोहम्मद शामी ने ओडीआई यानी कि वनडे की कैटेगरी में सबसे तेज फास्टेस्ट इंडियन बॉलर वो बने हैं विकेट लेने के मामले में। और उन्होंने अजीत अगरकर के 133 इनिंग्स वाले रिकॉर्ड को जो है तोड़ा है। तो उन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 200 इसमें सही उत्तर होना चाहिए। एक बार हम और देखेंगे अपने मोबाइल फोन पर क्या इसका सही उत्तर नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल 200 इसका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, 200 वनडे इंटरनेशनल, 200 ओडीआई विकेट, 200 ओडीआई विकेट लेने वाले, 200 ओडीआई विकेट लेने वाले सबसे तेज, सबसे फास्ट का मतलब यहां पर यह नहीं है कि बॉलर कितनी तेजी से दौड़ रहा है, फास्ट मतलब कितनी जल्दी जो है पूरा किया है। तो 200 ओडीआई विकेट लेने वाले सबसे फास्ट इंडियन बॉलर, ठीक है, ये हमारा कथन, ये मतलब ये पूरी कहानी है। अब इस कैटेगरी में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास अजीत अगरकर हैं, एक हमारे पास कौन है? अजीत अगरकर, जो फिलहाल सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं इंडिया में। और उस दूसरे कौन है हमारे पास? मोहम्मद शामी, ठीक है, मोहम्मद शामी। तो अजीत अगरकर ने 200 विकेट कितनी इनिंग्स में लिए थे? तो 133 इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब समझ लो पारियां, कितनी पारियों में लिए थे। तो 133 पारियां लग गई थी उनको 200 ओडीआई विकेट लेने में। और मोहम्मद शमी ने मात्र 103 पारियों में, 200 ओडीआई विकेट ले लिए हैं। तो ये मोहम्मद शामी का जो है रिकॉर्ड बन गया है। इस बात को आप लोग याद रख लेंगे अच्छे से। चलें आगे, ठीक है। तो मोहम्मद शामी ने मात्र 103 इनिंग्स, 103 पारियों में 200 ओडीआई विकेट लेकर किसी भी भारतीय गेंदबाज की तरफ से सबसे तेज रिकॉर्ड बना लिया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोल दिया है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोल दिया है जिसका नाम रखा है अनंता, ठीक है। पहली बात तो एक फैक्ट यही हो गया।
तो ये किस शहर में खोला गया है? देखिए ज्यादातर जो आईटी के बड़े बड़े काम हैं बेंगलुरु में होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? बेंगलुरु है। इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु है। गूगल का सबसे बड़ा कैंपस जिसका नाम क्या है? अनंता, तो उसे जो है बेंगलुरु में गूगल ने ओपन किया है। ठीक है, 19 फरवरी 2025, तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अनंता नाम आप याद रखिए। कथन वाला प्रश्न आ गया फिर से, और कथन वाला प्रश्न जब भी आता है तो हमेशा याद रखो कि वो कौन सा कथन आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर वो हमसे सही वाला कथन पूछ रहा है ना, सही वाला कथन हमसे जो है पूछ रहा है। और ये भी बहुत प्यारा है क्योंकि वो योगा वाले अवार्ड्स है ना, हाँ वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे देखें क्या है कथन। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के संबंध में, है ना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के संबंध में, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के संबंध में क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न कहता है कि ये जो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार है ये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों कैटेगरी में दिया जाएगा, और ये इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों को और ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संगठनों को भी दिया जा सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर या तो किसी व्यक्ति को या फिर किसी संगठन को दिया जा सकता है। पहला कथन ये है। अब इस अवार्ड के लिए अगर एलिजिबल बनना है तो उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 40 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री योग पुरस्कार हासिल करना है तो आपकी उम्र 40 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, और कम से कम आपको योग में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये 40 वर्ष वाला तो ठीक है, लेकिन यहां पर 10 साल का अनुभव होना चाहिए। यहां पर 10 साल की जगह 20 साल का अनुभव मांगता है, इसलिए दूसरा कथन सही है, पहला वाला कथन बिल्कुल दूसरा गलत है, पहला सही है। तो फर्स्ट ओनली, केवल वन, है ना, ये यहां पर हमारा सही उत्तर देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार कि ये जो कंडीशन है वो क्या है। मैंने आपके लिए स्पेसिफिक वहां पर बता दिया है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार हासिल करना है तो न्यूनतम आयु 40 वर्ष, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 10 वर्ष के अनुभव से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20 वर्ष का अनुभव जो है वो आपसे मांगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक घटना की खोज की स्मृति में मनाया जाता है? यानी कि नेशनल साइंस डे इनमें से कौन से साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी पर, खोज पर बनाया जाता है? रमन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हॉल प्रभाव या डॉपलर प्रभाव? इसका सही आंसर बिल्कुल सरल है दोस्तों, रमन प्रभाव, है ना। रमन प्रभाव की खोज के सेलिब्रेशन में, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, पहली चीज तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन 1928 में सीवी रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। इतनी बात क्लियर हो गई। 1928 में सीवी रमन के द्वारा, ये तो आपसे यूं ही प्रश्न बन सकता है कि रमन प्रभाव की खोज जो है किस वर्ष की गई थी? 1928 में सीवी रमन के द्वारा। और ये रमन प्रभाव होता क्या है? देखिए दोस्तों, जो लाइट होती है ना, लाइट, जब भी लाइट किसी माध्यम से गुजरती है, किसी मीडियम से गुजरती है, तो वो लाइट जो है स्कैटर हो जाती है ना, उसके अलग अलग टुकड़े टाइप के से हो जाते हैं, बिखर जाती है वो लाइट। इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसको हम कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, वेन एवर लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम इट गेट्स स्कैटर्ड, वो बिखर जाती है लाइट, और इसी को जो है दोस्तों हम रमन प्रभाव कहते हैं। और अपनी इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि इस प्रभाव की खोज हुई 1928 में,
और 2 वर्ष बाद यानी कि 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी रमन प्रभाव के संबंध में जो है भारत में नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न में कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि रमन प्रभाव में से निम्नलिखित में से क्या हुआ था, है ना, तो वहां पर भी आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है। उसके आगे अगर हम चलें, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? ये आरबीआई की वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से संबंधित है। चलिए बढ़िया है, इसको भी दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले किस संबंध में बात की जा रही है? 2025 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। हिंदी में दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? 2025 का वित्तीय साक्षरता सप्ताह। देखो भैया, आरबीआई है तो फाइनेंस की बात करेगी, वित्तीय की बात करेगी, और वित्तीय में भी क्या होनी चाहिए? लिटरेसी, साक्षरता, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है। तो उसका पहला कथन क्या कहता है? आरबीआई जो है इस सप्ताह के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना चाहती है। कौन सी जागरूकता बढ़ाना चाहती है? वित्तीय जागरूकता जो है बढ़ाना चाहती है। क्या बढ़ाना चाहती है? वित्तीय जागरूकता को बढ़ाना चाहती है, ताकि लोग फाइनेंस की फील्ड में भी लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान जो है हो जाए, है ना। उसके बाद 2025 का ये जो संस्करण है, 2025 का ये जो एडिशन है, वो 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया गया, है ना। कौन सा? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। और इस साल जो 2025 की जो थीम थी वो क्या थी? फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। यानी कि इसका सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि किसी भी महिला को अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका वित्तीय क्षेत्र में साक्षर होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई महिला फाइनेंशियल लिटरेट है, यानी कि वित्तीय रूप से साक्षर है, उसको ज्ञान है फाइनेंस का, तो वो जो है अपने जीवन में उन्नति कर सकती है। ये तीनों ही कथन दोस्तों बिल्कुल सही हैं, यानी कि 1, 2 एंड 3 सही वाला पूछ रहा था, तो 1, 2 एंड 3 ये सारे ही दोस्तों यहां पर सही हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां से फैक्ट भी तो हमने पढ़े ना। अगर वो आपसे यही पूछ ले कि भैया जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाया गया, जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह बनाया गया, वो कब से कब तक बनाया गया? तो बोले 24 से 28 फरवरी। तो बोले यार ये क्या कहते हैं, इसकी थीम क्या थी? तो बोले इसकी थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन्स प्रॉस्पेरिटी, कि वित्तीय साक्षरता होगी तो महिला के जो है जीवन में उन्नति होगी। अगला प्रश्न दोस्तों हम यहां पर देखें क्या कह रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का यानी कि साउथ पोल का भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप तैयार किया है निम्नलिखित में से किसने? देखो भैया, चंद्रमा का साउथ पोल जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया था, वहां पर इंडिया पहुंचा, और जो वहां पर पहुंचा है वही तो उस दक्षिणी ध्रुव का साउथ पोल का मैप बना के देगा। तो भैया एक ही नाम है, और वो कौन सा है? प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान क्या है? रोवर है। रोवर मतलब जो जमीन पर चलता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे उतरा, साउथ पोल पे उतरा, और चंद्रमा के साउथ पोल की जो है हमको मैपिंग बना के इसने दे दी। खत्म कहानी। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन में भेजा गया था प्रज्ञान रोवर को, ये आपको याद रखना है वहां पर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बीमा एस्बा, बीमा असबा या एस्बा कुछ भी आप कह सकते हैं, बीमा एस्बा क्या है? और बीमा एस्बा को किसने लॉन्च किया है? IRDAI ने, आपने नाम भी सुना होगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? और इनके द्वारा एक पहल शुरू करी गई है जिसका नाम रखा गया है बीमा एस्बा। अब ये बीमा एस्बा का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ये बीमा एस्बा एक तरह की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, चलो देखा। क्या ये बीमा एस्बा किसी तरीके का सरकारी पेंशन योजना की कोई स्कीम है? ऐसा कुछ बोल रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कोई मोबाइल ऐप है ये, ऐसा कुछ है? या फिर ये एक यूपीआई पे चलने वाला सिस्टम है
जो इंश्योरेंस के प्रीमियम को ब्लॉक कर देता है जब तक कि पॉलिसी अप्रूव नहीं हो जाती। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना आपको, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ज्यादा बीमा बीमा हो गया। देखो दोस्तों, क्या होता है कि आपने कोई पॉलिसी कराई है ना, अब उस पॉलिसी में मान के चलो 70,000 का प्रीमियम भरना था, तो आपके खाते से 70,000 रुपए कट गया। अब 70,000 रुपए जब कट गया और उसके बाद बीमा की आगे प्रोसेस हुई, फिर अंत में जाके पता चला कि बोले भैया बीमा तो हो ही नहीं पाया। अब बीमा हो नहीं पाया, पैसा कट गया, फिर वो कब पैसा आएगा, झंझटबाजी होगी। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है बीमा एस्बा। ये पता है क्या करेगा, अगर आप कोई बीमा करवा रहे हो, कोई इंश्योरेंस करवा रहे हो जिसकी प्रीमियम 70,000 रुपए है, तो ये 70,000 रुपए को तब तक नहीं काटेगा जब तक कि आपका बीमा अप्रूव ना हो जाए, जब तक कि आपका इंश्योरेंस अप्रूव ना हो जाए। ये बस क्या करेगा, आपके अकाउंट में उस 70,000 के अमाउंट को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा मतलब जब तक आपके बीमा की प्रक्रिया चल रही है आप अपने उस 70,000 को यूज नहीं कर सकते, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन खाते से कटा नहीं है। अगर बीमा अप्रूव हो गया तो पैसा कट जाएगा, और अगर बीमा अप्रूव नहीं हुआ तो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। यानी कि पैसा कटा तो था ही नहीं, पैसा तो हमने बस ब्लॉक करके रखा था, और बीमा चूंकि सक्सेसफुल आपका अप्रूव नहीं हो पाया तो हम ये 70,000 भी आपसे लेंगे नहीं, हम इसको अनब्लॉक कर देते हैं। यानी कि ये 70,000 को अब आप अपने खाते में यूज कर सकते हैं। तो यानी कि पैसा कटेगा नहीं, पैसा केवल बस ब्लॉक होगा। बीमा अप्रूव हो गया तो पैसा कट जाएगा, और बीमा अप्रूव नहीं हुआ तो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, आपके खाते में दिखने लगेगा आपको। तो ये पैसा कटने के बाद पैसा आने वाली जो झंझट है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। मैंने तो आपको बहुत सरल बताने की कोशिश करी है, नहीं तो लोग परेशान होते रहते हैं ना, भैया मेरा पैसा कट गया, बीमा तो अप्रूव हुआ ही नहीं, अब पैसा ना जाने कब आएगा। तो ये टेंशन अब खत्म हो गई है। पैसा आपका कटा नहीं है, केवल ब्लॉक हो गया है। बीमा अप्रूव हो जाएगा तो ये ब्लॉक पैसा कट जाएगा, और अगर बीमा अप्रूव नहीं हुआ तो ये ब्लॉक पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, आपके खाते में आपको दिखने लगेगा, कोई रिफंड की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये ऑप्शन नंबर डी आपको समझ में आ गया होगा। पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहां पर समझा दी है, हालांकि मैंने यहां पर लिखी भी थी, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को यूके में एक अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड का नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। आरबीआई को यूके में एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो आपको बताना है कि आरबीआई को ये जो अवार्ड मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ये अपनी कौन सी पहल के लिए मिला है? यूपीआई या ईआरयूपीआई, प्रवाह या सारथी, रुपे या फिर भारत बिल पे, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस। चौथा ऑप्शन तो बेकार लग रहा है ना। तो आपको बताना है कि आरबीआई की कौन सी पहल के लिए आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला। बिल्कुल एमपीपीएससी टाइप प्रश्न है, दिखने में सरल भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और बन नहीं रहा है ना। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? सही आंसर है प्रवाह एवं सारथी पहल। आइए इसके बारे में जरा हम कुछ देख लेते हैं। प्रवाह और सारथी पहल, ये देखें यहां पर हमने इसके बारे में लिखा भी हुआ है, प्रवाह और सारथी की जो प्रवाह है दोस्तों वो क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, आपको आरबीआई के संबंध में आपने कोई भी अप्रूवल दिया है, कोई आपने फॉर्म भरा है, तो उसको ये ऑनलाइन तरीके से अप्रूव या डिसअप्रूव करवाता है। यानी कि आरबीआई के संबंध में आप जो कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हो उसका मैनेजमेंट कौन से सिस्टम, कौन सी प्रणाली से होता है? प्रवाह प्रणाली से होता है। उसके बाद दोस्तों एक सारथी प्रणाली है। तो सारथी क्या करता है? सारथी जो है दोस्तों ये इंटरनेशनल कामकाज को देखता है, बस इतना आप याद रखना। प्रवाह जो है वो आपके देश के कामकाज को देखता है, और सारथी जो है वो इंटरनेशनल कामकाज को देखता है। और प्रवाह और सारथी इन दोनों पहल के लिए आरबीआई को जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से नवाजा गया। इस बात को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इनमें से वो कौन सी भारतीय, हाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है इनमें से वो कौन से भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन, जिनको रामसर पुरस्कार मिला है?
और वो भी काय के लिए, वेटलैंड वाइस यूज। वेटलैंड का मतलब आप सभी लोग समझते हैं आर्द्र भूमि, और वाइस यूज का मतलब क्या होता है, उचित उपयोग। यानी कि एक पहले भारतीय, आज तक कोई ऐसा, किसी को ऐसा पुरस्कार नहीं मिला था, पहले भारतीय जिनको रामसर अवार्ड दिया गया है, वो भी काय के लिए, वेटलैंड वाइस यूज, यानी कि आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, पहली बार किसी भारतीय को अवार्ड मिला है। नाम हमको यहां पर देखना है, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं ऑप्शन ए और बी में से। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, यहां पर जो है दोस्तों, जो सही आंसर है वो है जय श्री वेंकटेशन। जय श्री वेंकटेशन, जय श्री वेंकटेशन जी को, जय श्री वेंकटेशन जी को आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए, आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए, यानी कि वेटलैंड के वाइस यूज के लिए रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पहली भारतीय बनी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जय श्री वेंकटेशन। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी भी हमको देखने को मिलती है क्या। जय श्री वेंकटेशन, हमको नाम ही समझ में आ रहा है, साउथ दक्षिण भारत से संबंधित नाम है। इनको खास तौर पे अपने किस काम के लिए ये सम्मान मिला है, तो दोस्तों चेन्नई का ना, चेन्नई की एक आर्द्र भूमि है, चेन्नई का एक वेटलैंड है जिसका नाम है पल्लीकरनई आर्द्र भूमि, जिसका नाम क्या है, पल्लीकरनई आर्द्र भूमि। तो इस आर्द्र भूमि का, इस वेटलैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, कंजर्वेशन किया है, संरक्षण किया है। इसी वजह से जय श्री वेंकटेशन जी को पहली भारतीय महिला वो बनी है। महिला तो आप शब्द हटा दीजिए, पहली भारतीय बनी है वो। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में वो पहली भारतीय बनी है जिनको रामसर अवार्ड मिला है, काय के लिए, आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए, वेटलैंड वाइस यूज, और वो भी मुख्य रूप से चेन्नई के पल्लीकरनई आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है कि पल्लीकरनई आर्द्र भूमि कहां है, तो वो चेन्नई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, पर्यावरण का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने, कौन से राज्य ने, कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025 जीती है, रणजी ट्रॉफी 2025। ठीक है, क्रिकेट के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तो काफी बड़ा प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी 2025 निम्नलिखित में से किसने जीती है, दोस्तों सही आंसर है विदर्भ। सही आंसर क्या है, विदर्भ जो है सही आंसर है। और यहां पर एक्सप्लेनेशन में हमने क्या किया है कि आपके लिए 3 वर्षों के जो विजेता हैं वो लगा दिए हमने यहां पर। ठीक है, अगर आपसे 2022-23 का पूछ ले तो कौन जीता था रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र जीता। उसके बाद 23-24 का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुंबई ने जीती रणजी ट्रॉफी, और 24-25 का पूछ लिया जाए तो विदर्भ ने जीती रणजी ट्रॉफी। तो सौराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ, ये 3 लगातार विजेता रहे हैं रणजी ट्रॉफी के। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो विदर्भ जीता है ना अब की बार, इन्होंने किसको हराया था, केरला को जो है हराया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है चंद्रयान 5 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, वो गलत वाला आपसे पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इस बात से पता चलता है कि चंद्रयान 5 यानी कि जो आगामी मिशन है इसरो का, उसके संबंध में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, चंद्रयान 5 के संबंध में इनमें से क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि चंद्रयान 5 कब लॉन्च किया जाएगा, 2027-28 में, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 5 जो है, फैक्ट छुपे हैं इसमें बहुत सारे, चंद्रयान 5 जो है वो भारत और जापान के बीच मिशन है, इन दोनों के सहयोग से इस मिशन को बनाया जाएगा। ये भारत और जापान कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है साहब, है कि नहीं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है कि चंद्रयान 5 जो मिशन है इसमें एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यहां पर हमारा कोई भी उद्देश्य
गगनयान में हमारा उद्देश्य है कि हम किसी को ऊपर भेजेंगे, परंतु चंद्रयान 5 में हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को चंद्रमा पर उतारेंगे। चंद्रयान 5 का दूसरा नाम लूपेक्स भी है, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ये कथन भी बिल्कुल सही है, गलत वाला पहचानना था, ये लीजिए हमने पहचान दिया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फैक्ट कितने सीखे आपने? 2027-28 में जाएगा। भारत और जापान के बीच का सहयोग है इसमें, और चंद्रयान 5 का दूसरा नाम लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। अल्टीमेट लेवल का प्रश्न है, यह बहुत ही शानदार प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। यहां पर देखो पूरी कहानी लिखी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है दोस्तों? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा मिशन है जिसने जिसने कर्नल नामक एक महत्वपूर्ण सौर विशेषता की पहली तस्वीर खींची है। कैर्नेल, कैर्नेल मतलब वो आग की लपट, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि वो सोलर फ्लेयर जो होती है, आग की लपट जो सूर्य पर हमको देखने को मिलती है, मेरे ख्याल से उसी को यहां पर जो है कर्नेल कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसकी छवि, उसकी एक छवि तैयार करी है इनमें से किस मिशन ने? तो ये तो बड़ा सिंपल सही हो गया, आदित्य L1। यहां पर नाम देख के ही समझ में आ रहा है, आदित्य L1। ये तो सूर्य के खोज, मतलब सूर्य के संबंध में ही इसको लॉन्च किया था, आदित्य L1 को, है ना। तो आपसे प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि आदित्य L1 ने सबसे पहली छवि निकाली है कौन से विशेषता की? तो कर्नेल नामक एक सौर विशेषता की, है ना। कर्नल 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 कर्नल, ठीक है, तो कर्नल हम लोग याद रख लेंगे। तो यहां पर आप देखें, अच्छा नहीं, ये वो लपट वाली चीज नहीं है। ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। कर्नल जो है ये सूर्य के निचले सौर वायुमंडल, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सौर संरचना है। ठीक है, और इसकी पहली बार कोई क्लियर फोटो ली गई है, और वो आदित्य L1 मिशन ने ली है। बहुत बड़ी बात है ना। तो कर्नेल क्या है? कर्नेल एक ऐसी विशेषता है जो हमें सूर्य में देखने को मिलती है। सूर्य का जो निचला वायुमंडल है, यानी कि फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बीच की एक विशेषता है, जिसको हम कर्नेल कहते हैं। ठीक है, और आदित्य L1 ने बहुत ही क्लियर, स्पष्ट छवि इसकी ली है। आदित्य L1 के संदर्भ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर 2023 को। और यह भारत का सबसे पहला ऐसा मिशन था जिसको डेडिकेट किया गया, समर्पित किया गया केवल और केवल सूर्य यानी कि सन के लिए। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को जो है ये लॉन्च हुआ, और हाल ही में इसने एक सौर विशेषता यानी कि कर्नेल नामक एक विशेषता की छवि जो है क्लिक करी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न देखने को मिलता है। एक और मिशन का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस घोस्ट मिशन 1। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ये कंपनी का नाम हो गया फायरफ्लाई एरोस्पेस, और ये मिशन का नाम हो गया ब्लू घोस्ट मिशन। अब ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चर्चा में रहा, ये आप देखिएगा। क्योंकि दोस्तों क्या ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला प्राइवेट मिशन है? चंद्रमा पर उतरने वाला नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये तो गलत ही लग रहा है। उतरने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है चंद्रमा पर। उसके बाद ये पहला सक्सेसफुल कमर्शियल लैंडिंग है मून पर, यानी कि इसने कोई उतारा नहीं है लोगों को, लेकिन ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला कमर्शियल मिशन है। कमर्शियल मतलब जैसे कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है ना। अभी तक तो अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज बनाती थी, लेकिन किसी कमर्शियल कंपनी ने बनाया, प्राइवेट कंपनी ने बनाया, वो भी मतलब चंद्रमा पर जाके जो है उतार दिया है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर जाके लैंड किया है। यह भी मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा। ये किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा मून पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग को दर्शाता है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब जो आराम से लैंड हुआ है, मतलब जाके धड़ाम से गिर नहीं गया। इसमें दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमको, ओहो लाइट चली गई, इसमें सेकंड ऑप्शन हमको ज्यादा सही लग रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला कमर्शियल मिशन, प्राइवेट कंपनी के द्वारा सबसे पहला कमर्शियल मिशन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही लग रहा है।
आइए देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला कमर्शियल मिशन, और कंपनी का नाम है दोस्तों फायरफ्लाई एरोस्पेस, और मिशन का नाम है ब्लू घोस्ट मिशन 1। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि इनमें से नासा का वो कौन सा मिशन है जिसे नासा नोकिया के साथ मिलकर कर रही है, ताकि चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर मतलब जो सिम कार्ड पर चलता है, ताकि चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क जो है लगाया जा सके। अरे बाप रे, चंद्रमा से सीधे बात हो सके कि हाँ भैया कैसे हो, क्या हाल है। और नोकिया कंपनी के साथ मिलकर जो है नासा अपने इस मिशन को अंजाम दे रही है। तो इसका नासा के इस मिशन का क्या नाम हो सकता है? अपोलो वगैरह, ये IM-2 वगैरह तो कुछ जम नहीं रहा है ना। एक बार हम भी इसका सही देखें, ऊपर के ही प्रश्नों में विकल्पों में से लग रहा है नहीं, इसका तो मेरा भी जवाब गलत हुआ दोस्तों। मैं ऐसा रट के नहीं आता हूं लेक्चर में कि मैं सारे जवाब जो है रट के जा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम वहां पर रटना नहीं है, आपको समझाना है। दोस्तों ये जो मिशन का नाम रखा गया है, ये रखा गया है इंट्यूटिव मशीन्स 2, IM-2। IM-2, और ये किसके साथ मिलके हो रहा है? तो ये किसने मिलके किया है? नासा और नोकिया ने मिलकर। और उद्देश्य क्या है कि भैया चंद्रमा पर हमको सेलुलर नेटवर्क लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चंद्रमा से बातचीत हो जाएगी सीधे। कि बोले कहां से बोल रहे हो? बोले चंद्रमा से बोल रहे हैं भैया, और सीधे 4G लगाएंगे जाके, 4G फर्स्ट एवर। बाप रे बाप, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गैंजेटिक डॉल्फिन्स, यानी कि जो गैंजेटिक गंगा नदी वाली जो डॉल्फिन होती हैं, वो कौन से राज्य में है? क्योंकि अभी हाल ही में डॉल्फिन्स की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी जो है स्टडी करी गई थी, और जो नदियों में डॉल्फिन्स रहती हैं, तो गैंजेटिक डॉल्फिन जो कि अक्सर गंगा नदी में पाई जाती है, और अक्सर नदियों में वो रहती है। जैसे डॉल्फिन तो समुद्र में भी रहती है ना, पर ये नदियों वाली डॉल्फिन है। तो इसका तो आंसर आपके सामने ही लिखा है। सबसे ज्यादा ये कहां पाई? जैसे हमने गिद्ध पढ़े थे ना, गिद्ध वल्चर्स, तो वो मध्य प्रदेश में थे। कितने? 12,981, 12,981। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स, जो नदियों में रहने वाली जो डॉल्फिन है, वो सबसे ज्यादा दोस्तों कहां है? वो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। फिर है दूसरे पे बिहार, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे असम, पांचवे पे झारखंड, और छठे पर आता है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो छठे वाले को भी हम याद रख सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की कंबाइंड रैंक है 6th रैंक। अदरवाइज नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश, और थोड़ा सा ही पीछे है दोस्तों कौन? बिहार है। ठीक है, यूपी और बिहार, यहां पर सबसे ज्यादा नदियों वाली डॉल्फिन पाई जाती हैं। और भारत में टोटल जो नदियों की डॉल्फिन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 6,327। 6,327 ये नदियों में रहने वाली डॉल्फिन्स की टोटल संख्या है भारत के अंदर। ठीक है, और इनमें से उसने बता दिया है कि इनमें से 6,324 तो गंगा नदी में रहती हैं, और मात्र 3 जो है वो सिंधु नदी की डॉल्फिन्स हैं। ये बड़ी खास होंगी। मात्र 3 जो है सिंधु नदी की डॉल्फिन है, बाकी 6,324 जो है वो गंगा नदी की डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? वापस से कथन वाला प्रश्न आ गया, और कथन वाले प्रश्न में हमको देखना है कि वो हमसे कौन सा कथन पूछ रहा है। हमसे वो सही कथन जो है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या लिखी हुई है कहानी? क्या बोल रहा है कि भैया कथनों को आप देखें, स्टेटमेंट्स को आप देखिए, किस स्कीम के नजरिए से? मिष्टी स्कीम के संदर्भ में। मिष्टी स्कीम के संदर्भ में, मिष्टी स्कीम के संदर्भ में जो है हमको यहां पर कथन देखने हैं। सबसे पहला कथन क्या है कि ये जो मिष्टी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना को शुरू किया गया है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है कि मिष्टी स्कीम का उद्देश्य है
कि जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर जो है मैंग्रोव वृक्ष को जो है बढ़ाना है ना, बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत का पार्टिसिपेशन इन द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ड्यूरिंग COP27 लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस इनिशिएटिव। क्या बोल रहा है कि COP27 जो सम्मेलन हुआ, COP27 जो सम्मेलन हुआ उसके दौरान जो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाया गया और उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी अपनी दिखाई, और इसी भागीदारी की वजह से इस योजना की शुरुआत हुई, मिष्टी स्कीम। बेसिकली मिष्टी स्कीम का पूरा उद्देश्य जो मैंग्रोव वृक्ष होते हैं उनको बचाना है, उनका संरक्षण करना है। और यह योजना इसीलिए शुरू हो पाई क्योंकि COP27 में जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाया गया उसमें भारत की भागीदारी, पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो इसमें लगभग सारे ही कथन सही हैं, बस पहला वाला कथन गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। केवल कथन 2 और 3 ही सही हैं, यहां पर केवल कथन 2 और 3 ही सही है। ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और यहां पर पहला कथन गलत इसीलिए था क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है लॉन्च नहीं किया, बल्कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मिष्टी स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो अगर कभी प्रश्न आ भी जाए कि मिष्टी स्कीम का उद्देश्य किससे है, तो मिष्टी स्कीम का उद्देश्य जो है वो मैंग्रोव वृक्षों के संबंध में, उनके संरक्षण, उनके कंजर्वेशन के संबंध में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, मिष्टी योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह प्रश्न दोस्तों यूनिट 9 के नजरिए से बहुत जरूरी है। एआई कोष, एक पहल शुरू करी गई है, एआई कोष कौन से मंत्रालय के द्वारा? मेटी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय जो होता है, मेटी मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है एआई कोष। इसका उद्देश्य क्या है? आप खुद से पढ़ के देखें दोस्तों, इसका उद्देश्य आपको क्या लग रहा है? हमारे देश में एआई पर आधारित नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए एआई पर आधारित वर्चुअल असिस्टेंट बनाना, या फिर स्कूली शिक्षा में एआई को शुरू करना, या फिर सिक्योरिटी और सर्वेलेंस यानी कि सुरक्षा एवं निगरानी में एआई का उपयोग करना। दोस्तों देखिए, एआई कोष, कोष मतलब जहां पर बहुत सारी सामग्री रखी हो, तो इसका उद्देश्य है हमारे देश के अंदर एआई पर आधारित नवाचार को बढ़ावा देना। किस पर बढ़ावा देना? एआई पर आधारित नवाचार को बढ़ावा देना, ताकि लोग एआई के आधार पर बहुत सारी रिसर्च करें, नई नई स्टार्टअप कंपनियां जो है सामने निकल के आए, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स यानी कि उद्यमी भी जो है निकल के आए। ये उद्देश्य के लिए किसको बनाया गया है? एआई कोष को, मेटी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। आज के सारे प्रश्न मीडियम कैटेगरी से ऊपर वाले ही हैं, सब मुझे डिफिकल्ट कैटेगरी वाले मैंने ज्यादा डाले हैं, क्योंकि भैया देखो मजे नहीं मारने हैं इस लेक्चर में आके, हमको मजे नहीं करने हैं। इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है कि भैया जो एग्जाम में आता है, जिस लेवल का एमपीपीएससी पेपर बनाता है, उस लेवल को हमें जो है मेंटेन करना है। यहां पर दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है, नवरत्न कंपनियों के संबंध में है। 25वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनाई गई? 25वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनाई गई? आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, रेलटेल या एसईसीआई, है ना? चलिए, 25वीं नवरत्न कंपनी। दोस्तों जो सही आंसर है, आपका और हमारा सबका चहेता ट्रेन 5 घंटे लेट चल रही है यानी कि आईआरसीटीसी। ठीक है, जहां पर बाथरूम के पानी से चाय बनाई जाती है, और आपको गलत लगता हो तो आप खूब दबा के पीजिए ट्रेन की चाय, आपको मुबारक। आईआरसीटीसी को 25वां नवरत्न कंपनी का स्टेटस जो है दोस्तों मिला है। लेकिन यहीं पर मैं ना
इंपॉर्टेंट प्रश्न जोड़ना चाहूंगा ताकि आप फंसे ना। जैसे कि साफ स्पष्ट आपको हमने वहां पर लिख के दिया है, बता के भी दिया है ताकि आपसे गलती ना हो। ये देखें, आईआरसीटीसी को 25वीं नवरत्न कंपनी, सीधा फैक्ट, और आईआरएफसी को 26वीं नवरत्न कंपनी, खत्म कहानी। आईआरसीटीसी को 25वीं नवरत्न कंपनी और आईआरएफसी को 26वीं नवरत्न कंपनी। आईआरएफसी का नाम क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और आईआरसीटीसी का आप सभी को पता है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हो सकता है दोस्तों कभी आपसे आईआरसीटीसी का ही वो फुल फॉर्म पूछ ले, है ना? तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आईआरसीटीसी 25वां और आईआरएफसी 26वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह भी अल्टीमेट लेवल का दोस्तों प्रश्न है, क्योंकि खनिज से संबंधित है। खनिज से संबंधित जो है प्रश्न है, क्या बोलता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय द्वारा खनिजों को नए सिरे से प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। मतलब एक बार सिंपल समझ लीजिए, विच मिनरल्स हैव बीन न्यूली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। यहां पर हिंदी वाले में कुछ गड़बड़ हुई है। खनन मंत्रालय द्वारा किन खनिजों को, हां सही है, प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से खनिज हैं जिनको खनन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मेजर मिनरल्स यानी कि प्रमुख खनिज घोषित किया है हाल ही में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, बड़े अजीब अजीब से नाम है, बेराइट्स, फेल्ड्सपर, माइका यानी कि अभ्रक, और क्वार्ट्ज, ये यानी कि बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेराइट्स, फेल्ड्सपर, माइका और क्वार्ट्ज। ये बेराइट से आप याद रख सकते हो, BAR, बेराइट से बारात याद रख सकते हो कि बारात में मीका गाना गा रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मीका यानी कि माइका, और ये बारात में गाना गा रहा है बेराइट्स, और ये नया नया खनिज बना है इसीलिए ज्यादा गाना गा रहा है। तो बेराइट्स, फेल्ड्सपर, माइका और क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इन खनिजों को हाल ही में प्रमुख खनिज घोषित किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। हां, बॉल गार्ड 3 कॉटन, यहां पर एक कपास की कैटेगरी, कपास की प्रजाति बताई है, बॉल गार्ड 3 कपास। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो देख लेते हैं। ये एक जीएम कॉटन वैरायटी नहीं है, नॉन जीएम कॉटन वैरायटी, ठीक है। इसको जो है इट वॉज डेवलप्ड बाई मोनसेंटो नामक कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके अंदर बीटी प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, या फिर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा मुझे सही लग रहा है कि जो किसी भी बैक्टीरिया के संक्रमण के प्रति प्रतिरोध प्रदान करती है, यानी कि कपास पर किसी भी तरीके का बैक्टीरिया ना लगे, उससे सुरक्षा प्रदान करती है बोलगार्ड 3 कॉटन। यही सही लग रहा है, इसी के साथ जो है हम लोग दोस्तों चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में ये नहीं है, वो नहीं है, नॉट शब्द ज्यादा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, ये बैक्टीरिया से प्रतिरोध क्षमता जो है प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन यहां पर पता है एक इस ऑप्शन की डिजाइनिंग में एक जो है छोटी सी गड़बड़ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है कि इट वॉज डेवलप्ड बाई मोनसांटो, तो ये तो ऑप्शन सही दिख रहा है। तो इसमें फिर तो उस तरीके से 2 ऑप्शन सही हो गए, तो मतलब ऑप्शन की डिजाइनिंग इस प्रश्न में सही नहीं है, ठीक है। आप यहां से एक्सप्लेनेशन से इसको सुधारिएगा। इट वॉज डेवलप्ड बाई मोनसांटो, ओके। अरे ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने गलत बताया, ऑप्शन में कोई समस्या नहीं है भैया, ऑप्शन में कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाती है, बोलगार्ड 3 कॉटन, ये बैक्टीरिया के संक्रमण से नहीं बचाती, ये कीट से बचाती है, कीट। ये किससे बचाती है?
कीट से बचाती है, यानी कि कपास पर किसी भी तरह का इंसेक्ट ना लगे, कपास पर किसी भी तरह का इंसेक्ट यानी कि कीट ना लगे, उससे बचाती है ये। ठीक है, हमने ध्यान से नहीं देखा कि वो बैक्टीरिया लिखा है, बैक्टीरिया से नहीं बचाती, कीट इंसेक्ट से बचाती, यानी कि ये भी गलती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर तो यही सही है कि इसे किस कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है, मोनसांटो। लेकिन ये देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी जो डी नंबर का विकल्प है, कितना शानदार ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये कीट कीट से जो है बचाती है। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है कि जो बोलगार्ड 3 कॉटन है ना, बोलगार्ड 3 कॉटन, ऑप्शन में था कि ये जीएम कॉटन नहीं है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन नहीं है, जबकि ये है। मोनसांटो कंपनी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन में दे रखा था कि इसमें जो है क्राई प्रोटीन नहीं होते, जबकि इसमें क्राई प्रोटीन होते हैं, ये भी ठीक है। और जो दे रखा था कि बैक्टीरिया से संक्रमण, बैक्टीरिया के संक्रमण से सुरक्षा देती है, जबकि कीटों से सुरक्षा देती है, बैक्टीरिया नहीं कीटों से सुरक्षा देती है। ठीक है, चलिए, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ना होके इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, 135वें नंबर का जो है प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ वही ना, लाइट तो चली गई, क्या कर रहे हैं अब। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से वो कौन सा संस्थान है जिसने हाल ही में एक समझौता किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो बनाया जा सके। और इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, क्लीन्स। शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्लीन्स। आपसे वो क्लीन्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो। तो ये बनाने के लिए इनमें से कौन से संस्थान ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली और कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर क्लीन्स नामक पहल को जो है शुरू किया है, क्लीन्स की स्थापना करी है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली और कोल इंडिया ने मिलकर। यहां पे क्लीन्स की फुल फॉर्म दोस्तों जरूर, क्लीन्स की फुल फॉर्म जो है जरूर दोस्तों याद रखिएगा आप। ठीक है, अब पहले आपको बताता हूं कि क्लीन्स का उद्देश्य क्या है। देखिएगा, क्लीन्स का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को कार्बन न्यूट्रैलिटी और नेट जीरो उत्सर्जन से जुड़े अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना है। दोस्तों देखिए, भारत को नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना है कब तक, 2070 तक। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, नेट जीरो का मतलब क्या होता है। नेट जीरो का मतलब होता है कि हम बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेंगे। 2070 तक भारत को ऐसा बनना है कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, कार्बन के जो एमिशंस हैं वो बिल्कुल शून्य हो जाएं, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन होता है उसी से प्रदूषण होता है। तो हमें अपने कार्बन एमिशंस को, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है। कब तक का लक्ष्य है, 2070। एक प्रश्न तो यहीं से बन सकता है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बताइए, रिसर्च करनी पड़ेगी, हाथ पे हाथ धरे बैठे तो हो नहीं पाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि कार्बन जीरो हो जाए, गाड़ियां चलती हैं, इतनी इतनी सारा सब कुछ हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, और आप कह रहे हो 2070 तक कार्बन एमिशन शून्य हो जाए, कार्बन एमिशन जीरो हो जाए। तो ये यूं ही तो होगा नहीं, इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। तो उसी के लिए किस चीज की स्थापना करी गई है, क्लीन्स नामक स्थापना जो है करी गई है। क्लीन्स नामक एक सेंटर बनाया गया है, और इस सेंटर का उद्देश्य है कि कैसे हम भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन के शून्य तक हमको लेके जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि खूब डिस्कशन हम कर रहे हैं हर एक चीज का, हल्केबाजी में कोई भी चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न है कि दुनिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, दुनिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व का सबसे पहला शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है। तो विश्व के सबसे पहले शांति केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किया गया है कहां पर, गुरुग्राम में। ठीक है, कहां किया गया है, गुरुग्राम में। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र, है ना। पहली बार ऐसा कुछ बनाया गया है, वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं था।
और इसकी स्थापना दोस्तों गुरुग्राम में करी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में बाकी अतिरिक्त जानकारी लेने की ऐसा सच कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न पर दोस्तों अगर हम चलते हैं तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक रेडार का नाम देखने को मिल रहा है, अश्विनी रेडार। यहां पर एक रेडार का नाम देखने को मिल रहा है, अश्विनी रेडार। तो इसे जो है किस संगठन के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? क्या आपको भी डीआरडीओ इसका सही आंसर लग रहा है? बताइएगा। ठीक है, मुझे तो डीआरडीओ ही सही आंसर लग रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय वायुसेना के लिए इसको खरीदा है। और बनाया किसने है अश्विनी रेडार को? तो दोस्तों बनाया है अश्विनी रेडार को डीआरडीओ ने। किसने बनाया है अश्विनी रेडार को? तो अश्विनी रेडार को जो है दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीआरडीओ के प्रश्न आते रहते हैं, इसीलिए हमें जो है उसका ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों कहता है इनमें से कौन से देश के पास लार्ज फेज्ड एरे रेडार प्रणाली नहीं है? अभी बताऊंगा लार्ज फेज्ड एरे रेडार प्रणाली क्या होती है। मतलब ये दूर से ही रेडार, मतलब इसकी रेडार की रेंज इतनी बेहतरीन होती है कि ये दूर से ही किसी आने वाली चीज को पता लगा लेती है। लार्ज फेज्ड एरे रेडार निम्नलिखित में से कौन से देश के पास नहीं है? तो यहां पर अगर हम लॉजिक लगाएं तो भैया 3 सबसे शक्तिशाली देश ऊपर हैं, तो अभी हम उनसे आगे तो नहीं निकल पाए हैं। खैर, तो यहां पर भारत के पास जो है वो लार्ज फेज्ड एरे रेडार यानी कि LPAR सिस्टम नहीं मौजूद है। और मैंने आपको सामान्य शब्दों में बताया कि ये एक ऐसा रेडार सिस्टम है जो दूर दूर से चीजों को ढूंढ के पता करके जो है निकाल लेता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ओवर 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। लार्ज फेज्ड एरे रेडार की, इस रेडार की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है भाई साहब। 5000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है किसको पता? ये तो बिल्कुल जैसे महाभारत में संजय, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हो गया कि भैया 5000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो भी इस रेडार को पता चल रहा है। बहुत तगड़ी क्षमता है। तो ये अभी भारत के पास तो दोस्तों नहीं है, चीन, रूस और अमेरिका के पास ये मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अस्त्र मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई है? तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। अस्त्र मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई है? तो अस्त्र मिसाइल जो है, अस्त्र मिसाइल का भी रिसेंटली सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था। पहले वो सक्सेसफुल ट्रायल नहीं हो पा रहा था उसका, तो अभी उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ अस्त्र मिसाइल का। ये एयर टू एयर वार करती है ना, एयर टू एयर, हवा से हवा में वार करती है। ये डीआरडीओ के द्वारा जो है बनाया गया है इसको, अस्त्र मिसाइल को। एयर टू एयर जो है इसका काम चलता है। आप यहां पर देखें डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अस्त्र मिसाइल पूर्ण रूप से एक स्वदेशी मिसाइल है और ये हवा से हवा में यानी कि एयर टू एयर जो है अटैक करती है। ठीक है, चलिए तो अस्त्र मिसाइल हमने देखा, अश्विनी रेडार हमने देखा। तो अस्त्र मिसाइल और अश्विनी रेडार दोनों ही डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा हुआ है? एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है वरुण। वरुणा लिखा है, वैसे वरुण नाम होना चाहिए। एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है जिसका नाम है दोस्तों क्या? वरुण। तो वरुण अभ्यास जो कि नौसेना से संबंधित है, नेवल एक्सरसाइज है, इसके संबंध में हमको बताना है कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाला ये एक अभ्यास है और इस अभ्यास की शुरुआत 1993 से हो रखी है। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसमें सही वाला पूछ रहा है ना हमसे, हाँ ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही विकल्प जो हैं इसमें सही हैं। वरुण नौसेना अभ्यास। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वरुण नौसेना अभ्यास है इसकी शुरुआत 1993 से हो चुकी है, परंतु ये जो वरुण नाम पड़ा है ये 2001 से पड़ा है। और ये कौन से दो देशों की नौसेनाओं के बीच का जो है कहानी है? तो ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे।
ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है, कौन से नंबर का है? 141 नंबर का प्रश्न है। और हमसे पूछता है ये प्रश्न कि भैया कि जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम है वो क्या है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हम आपको बताएं हैं, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, प्रारंभिक चेतावनी अंतर को मिलकर खत्म करना। ये 2025 विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम है 2025 की, कि प्रारंभिक चेतावनी अंतर को मिलकर खत्म करना। लेकिन थीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। तो ये हमको याद रखना है, 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। मार्च में होली आती है, ऐसे ही मौसम भी होली की तरह पानी बरसाता है। 1 2 3 4 5 6 ये गाने पे हम डांस करते हैं। तो मार्च में होली 1 2 3 वाले गाने पे हम डांस करते हैं। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, कैसे भी आपको कनेक्शन यहां पे कर लेना है। और थीम क्या है? प्रारंभिक अंतर चेतावनी को खत्म करना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, चलिए, मतलब बेसिकली मुद्दा क्या है कि अगर मौसम कभी भी खराब होता है तो उसके लिए हर देश के पास कुछ ना कुछ चेतावनी का सिस्टम होता है। तो हमको पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और उन देशों के पास जितनी भी चेतावनी प्रणाली है मौसम को लेकर, उन सभी के बीच हमको सहयोग बढ़ाना है। क्योंकि होता क्या है, अगर एक देश दूसरे देश को सही टाइम पर मौसम संबंधित जानकारी दे दे तो हो सकता है दोनों देशों का भला हो जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये जो गैप बना हुआ है देशों के बीच में, तो इस गैप को हमें क्या करना है? खत्म करना है। इस गैप को हमको कम करना है, यही उसकी थीम है। ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है? विश्व टीबी डे, विश्व टीबी डे है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस है टीबी। तो विश्व टीबी डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यहां पर जो सही आंसर हमको देखने को मिलता है वो है 22 मार्च। 22 मार्च। देखो भैया, मार्च में होली आती है। होली पर अगर ज्यादा पानी में खेलोगे तो दोनों फेफड़े जो है आपके, उनमें पानी भर जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो 2 से 2 हमने दो फेफड़े हमने यहां पर देखे, दोनों फेफड़ों में पानी भर जाएगा। तो मार्च में होली पे ध्यान से खेलना है ना, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो काम नहीं चलेगा। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वर्ल्ड टीबी डे के संबंध में एक जानकारी हमको पता होनी चाहिए कि यह दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी खोज की गई थी। और अगर रॉबर्ट कोच टीबी के बैक्टीरिया की खोज नहीं करते तो इसका समाधान भी नहीं मिलता। तो उसी की स्मृति में, उसी की याद में जो है 22 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। 2025 की टीबी की थीम क्या है? वर्ल्ड टीबी डे की 2025 की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। कि जी हां, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्धता के साथ, निवेश के साथ और कार्यान्वयन के साथ। ठीक है, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, यस वी कैन एंड टीबी। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने जो है खोज करी थी टीबी के बैक्टीरिया की, तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है दोस्तों। ये प्रश्न अल्टीमेट, मैं इसको आज के लेक्चर का सबसे बेस्ट प्रश्न मान रहा हूं। और वैसे तो चंद्रयान 5 वाला भी बहुत बेहतरीन था, सारे प्रश्न बेहतरीन है, लेकिन यह प्रश्न आपको ज्यादा सता सकता है इंडियन इकोनॉमी के नजरिए से। इंडियन इकोनॉमी के नजरिए से आपको प्रश्न ज्यादा सता सकता है। प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में आपने सुना है ना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो रिसेंटली इनकी जो लिमिट है उसमें संशोधन हुआ है, इनकी लिमिट जो है उसको रिवाइज किया गया है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी जो सूक्ष्म उद्योग होता है और उस सूक्ष्म उद्योग का जो सालाना टर्नओवर होता है, टर्नओवर मतलब
कि आप कितने का माल बेच रहे हो, कितने का माल बना रहे हो, उसको टर्नओवर कहते हैं। तो कोई भी सूक्ष्म उद्योग का जो टर्नओवर लिमिट होती है, अब उसे कितना कर दिया गया है। तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है 10 करोड़ रुपया। मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। इस ये देखिए, ये आपके लिए मैंने एक पूरा चार्ट लगा लिया है यहां पर, इससे मैं आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से, कोई भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, एमएसएमई है भैया, एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। माइक्रो में देखो अब दो कैटेगरी होती है, एक होती है निवेश, एक होती है काहे की निवेश वाली कैटेगरी, और एक होती है टर्नओवर की भैया आप सालाना कितना माल बेच रहे हैं। तो जैसे कि निवेश के नजरिए से अगर हम देखें तो निवेश वाला प्रश्न भी बन सकता है कि सूक्ष्म उद्योग के लिए, माइक्रो के लिए पहले जो निवेश की लिमिट थी 1 करोड़ थी, अब वो कितनी कर दी गई है संशोधन के बाद, 2.5 करोड़ कर दी गई है। मध्यम यानी कि स्मॉल, सॉरी, सूक्ष्म लघु, लघु उद्योग की पहले लिमिट क्या थी इन्वेस्टमेंट की 10, उसको कर दिया गया है कितना 25। और मध्यम उद्योग मीडियम की पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी थी 50, अब कर दिया गया है 125 करोड़। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है, यहां पर आपको समझना है। ठीक है, बहुत तगड़ी तरीके से 2.5 गुना का हमको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, हर चीज को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, 1 को 2.5, 10 को 25 और 50 को 125 करोड़। ठीक है, ये निवेश की लिमिट है। और टर्नओवर की लिमिट को डबल कर दिया गया है, टर्नओवर की लिमिट को दोस्तों क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, 2x कर दिया गया है। ठीक है, टर्नओवर की लिमिट को 2x कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, 5 करोड़ को 10, 50 को 100 और 250 को 500। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो निवेश की लिमिट अलग होती है, टर्नओवर की लिमिट अलग होती है। निवेश की लिमिट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है और टर्नओवर की लिमिट को 2 गुना बढ़ाया गया है। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है इंडियन इकोनॉमी के नजरिए से, और आयोग इसी प्रकार के छुपे हुए प्रश्न पूछता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या नाम है, शेथिया रोजे मेलानेसिस, शेथिया रोजे मेलानेसिस। ये दोस्तों मीठे पानी में पाया जाने वाला एक एल्गी है, शैवाल प्रजाति है। तो इसे भारत के किस राज्य में खोजा गया है, ये यूनिट 7 के नजरिए से है कि क्या नाम है, शेथिया रोज मेलानेसिस। ये एक मीठे पानी का यानी कि फ्रेश वाटर की एल्गी स्पीशीज है, शैवाल प्रजाति है। तो इसकी खोज दोस्तों केरल में हुई है। अभी मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, पहले मैं खुद भी देख लूं कि कहां हुई है। हाँ, केरल में जो है दोस्तों इसकी खोज हुई है। ठीक है, मीठे पानी में पाया जाने वाला जो है एक शैवाल है, एल्गी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है कि हाल ही में फाइनेंस बिल 2025 यानी कि वित्तीय विधेयक 2025 के अंतर्गत कौन से डिजिटल टैक्स को हटा दिया गया है, कौन से डिजिटल टैक्स को हटा दिया गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वंस अगेन। इसका मैं आपको सही ये गेमिंग नहीं, क्रिप्टो करेंसी नहीं, हाँ ये गूगल टैक्स वाला बिल्कुल सही है। गूगल टैक्स 6% का जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे जिसको गूगल टैक्स कहा जाता था वो हट गया है। मैं बताता हूं आपको क्या सिस्टम है। जैसे कि मान के चलो आपको 100 रुपए का ऑनलाइन ऐड करवाना है ना, एग्जाम्पल ऑनलाइन ऐड करवाते हैं ना अपन, दुकान का, किसी का, किसी भी चीज का। तो 100 रुपए का मुझे एक ऑनलाइन ऐड करवाना है, तो क्या होगा, 6% सरकार खा जाएगी, 6% सरकार लेगी। 6% कौन लेगी इस पर, 6% सरकार लेगी। तो आपको अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए का ऑनलाइन ऐड, 6% सरकार ले रही है, यानी कि आपको 106 पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना होगा, 106 पेमेंट जो है आपको करना होगा। बोले सर यहां पर गूगल का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो गूगल टैक्स क्यों कह रहे हैं। देखो भैया, ऑनलाइन ऐड जो है वो अधिकतर गूगल पर ही चलाया जाता है, इसीलिए इसको गूगल टैक्स कहने लगे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतर ऑनलाइन ऐड गूगल पर ही चलते हैं, यूट्यूब पर चलते हैं।
तो उसको नाम डल गया है वो गूगल टैक्स, ठीक है, गूगल टैक्स। तो 106 रुपए देने पड़े। अब होगा क्या, जब सरकार ये 6% लेगी तो लोग 100 रुपए का ऐड तो चलाते नहीं है, काफी काफी बड़ा ऐड चलाते हैं, तो लोगों को जो है फिर मजा नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, फिर ऐड चलाना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, गूगल को भी नुकसान होता है। तो गूगल अलग परेशान रहता है कि बोले भैया तुम 6% ले रहे हो, उसके चक्कर में हमारे ग्राहक जा रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं कि भैया फालतू का 6% का को हम दे रहे हैं, हमें नहीं करना ऑनलाइन ऐड। तो ये जो गूगल टैक्स है, 6% सरकार ले रही थी इस पर, तो इससे लोग ऑनलाइन ऐड चलाने में संकोच कर रहे थे। तो सरकार ने क्या कहा कि अब हम ये 6% का जो डिजिटल टैक्स हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे लेते थे, अब हम इसको नहीं लेंगे, इसको हमने हटा दिया है, अबॉलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको पूरी प्रयास कर रहा हूं चीजों को समझाने का, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज पहुंच रही है जो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है बैंक नेट पोर्टल। तो आपसे पूछता है कि बैंक नेट पोर्टल का उद्देश्य क्या है ना। बैंक नेट पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर देखिए, इसका उद्देश्य है दोस्तों एनपीए को समाप्त करना, एनपीए का निपटारा करना। एनपीए मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में भी शायद मुझे लग रहा है मैंने बताया था। एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो पैसा जो सामने वाले को हमें लौटाना चाहिए था, परंतु जिस डेट को लौटाना था उस डेट से भी 90 दिन और बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा हमारे पास आया नहीं है। तो इसीलिए हम उसको एक ऐसी पूंजी मान लेते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि भैया आज पैसा आना था, 90 दिन और बीत गए, अभी तक पैसा नहीं आया, तो मतलब हम इसको अपना नुकसान मान लेते हैं, इसको हम अपनी ऐसी पूंजी मान लेते हैं जो कुछ नहीं करने वाली, जो नॉन परफॉर्मिंग है, जिसका कोई लाभ हमको नहीं मिलेगा। तो वापस सुन लीजिए, मुझे पैसा प्राप्त होना था लेकिन सामने वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया, जिस डेट को पैसा देना था उस डेट से भी 90 डेज निकल चुके हैं, 90 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि भैया ये 10,000 रुपए जो मुझे मिलने थे और जो नहीं मिले, ये मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये मेरा एनपीए है, ये मेरा लॉस है। तो बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह को भी ऐसे बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो ऐसे लॉस का निपटारा करने के लिए इनकी नीलामी की जाती है, ऑनलाइन ई ऑक्शन किया जाता है। तो उसी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं बैंक नेट पोर्टल। ऐसे समझ लो, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक व्यक्ति को हायर किया, मैंने उसको बोला कि देख भैया मुझे सामने वाले से 10,000 रुपया लेना है, वो तो मुझे दे नहीं रहा, तो मेरे लिए तो जीरो हो गया। लेकिन एक काम कर, ये 10,000 रुपया नीलामी हो रही है इसकी, मैं नीलामी में कह रहा हूं कि मेरे 10,000 रुपया को कौन खरीदेगा, आप समझना, अभी रुक जाओ। तो सामने वाले ने कहा कि ठीक है मैं 8,000 में खरीदूंगा। मैंने कहा ठीक है चल तेरे हुए। इसका मतलब क्या है कि सामने वाला मुझे मेरे 10,000 रुपए लाके देगा और उस 10,000 में से मैं उसको 2,000 लौटा दूंगा। मतलब कायदे से मुझे कितने मिले, 8,000। यानी कि जो पैसा मेरे लिए शून्य था, सामने वाले ने मेरा वो पैसा 8,000 में खरीद लिया। बाकी उसकी टेंशन है कि वो कैसे वसूली करेगा, वो उसकी चिंता है, कानूनी रूप से वसूली होती है, लेकिन वो उसकी चिंता है कि उसने मेरा 10,000 का लॉस 8,000 में खरीद लिया, 8,000 उसने मुझे दे दिए, मेरी टेंशन खत्म कि भैया मेरा 10,000 भी नहीं आ रहा था, कम से कम चलो 8,000 तो आ गया। और सामने वाला अपने तरीके से निकलवा लेगा 10,000 रुपया, तो 2,000 उसका कमीशन हो गया, है ना। समझ रहे हो ई ऑक्शन कैसे होता है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट के ई ऑक्शन के लिए बैंक नेट पोर्टल जो है शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बैंक नेट पोर्टल। मुझे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, इसलिए इकोनॉमिक्स का जब भी कोई टॉपिक आता है तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं, उसको ज्यादा समझाने लगता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई बिना समझाए मजा नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न देखने को मिलता है कि एक नया पुल है जिसका नाम है न्यू पाम्बन ब्रिज। ये पुल का नाम है न्यू पाम्बन ब्रिज, और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट मतलब जैसे कि मान के चलो ये पुल है और इस पुल पे से जो है ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो पुल बना हुआ है ना, ये जो पुल बना हुआ है ये समुद्र पे बना हुआ है, ये जो पुल है वो समुद्र पे बना हुआ है।
अब मान के चलो वहां से एक पानी का जहाज आ रहा है, वहां से एक पानी का जहाज आ रहा है। अब पानी का जहाज इस पुल पे आके टकराएगा तो होगा क्या, जब भी पानी का जहाज आएगा तो ये जो पुल है ना, इसको वर्टिकली ऊपर लिफ्ट कर दिया जाएगा और नीचे से पानी का जहाज निकल जाएगा। और जैसे ही पानी का जहाज निकला, पुल को वापस से नीचे कर दिया जाएगा, फिर उस पर से ट्रेन निकल जाएगी। समझ में आया? तो भारत का पहला समुद्र पर बना हुआ वर्टिकल लिफ्ट, जिसे मैं ऊपर उठा सकता हूं, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, क्योंकि इस पे से ट्रेन निकलेगी। तो जब ये नीचे रहेगा पुल तो ट्रेन निकल जाएगी, और पानी का जहाज आ रहा है तो पुल को ऊपर किया, जहाज नीचे से निकल गया, कहानी खत्म, है ना। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज। तो ये कहां पर बनाया गया है? ये दोस्तों बनाया गया है तमिलनाडु में, है ना। कहां बनाया गया है इसको? रामेश्वरम, तमिलनाडु। मैंने ऐसी ही एक करंट अफेयर आपको पहले भी पढ़ाई थी। ये देखो, मैंने आपको अंजी खड्ड ब्रिज पढ़ाया था। अंजी खड्ड ब्रिज जो कि पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पुल बनाया गया है ये तारों पर टिका हुआ है, केबल पर टिका हुआ है, और यहां से जो है ट्रेन निकलती है ना। तो ये इंडिया का पहला ऐसा पुल है जो केबल पर तारों पर टिका हुआ है और जिस पर से ट्रेन निकलती है। ये कौन, इसका नाम क्या है? अंजी खड्ड। ये अपना जम्मू कश्मीर वाली साइड में है ना। और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है न्यू पंबन, ये मैंने आपको बताया, ये देखिए ये पुल है, ये पुल है, ठीक है। अब ये पुल क्या हुआ? ऊपर उठ गया। ये पुल क्या हुआ? ऊपर उठ गया। अब पुल जैसे ही ऊपर उठा तो नीचे से पानी का जहाज निकल गया। पानी का जहाज जब निकल जाएगा तो फिर ये उठा हुआ पुल वापस से नीचे हो जाएगा, फिर इस पर से ट्रेन निकल जाएगी। तो ये हो गया वर्टिकल लिफ्ट वाला पुल न्यू पंबन, और ये हो गया अपना केबल पर टिका होने वाला अंजी खड़ पुल, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों, ठीक। इसलिए मैंने चित्र लगा दिया। मैंने कहा कि फालतू में आप लोग कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उसके बाद यहां पर देखें, म्यांमार में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया। तो वहां पर हमारी जो आर्मी है उसने जो है एक ऑपरेशन चलाया ताकि म्यांमार की मदद की जा सके। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? मैत्री, ब्रह्मा, सहायता या करुणा, ठीक है। पहली बात तो किसके संदर्भ में बात हो रही है? म्यांमार। म्यांमार में क्या आया? 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया, और हमने, भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम हमने रखा ऑपरेशन ब्रह्मा। नाम क्या रखा? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? अगला प्रश्न कहता है एक नौसेना अभ्यास है। अभी हमने पीछे एक नौसेना अभ्यास पढ़ा था ना, वरुण। तो वरुण किसका था? भारत और फ्रांस का। ऐसे ही यहां पर एक है इंद्र, नौसेना का अभ्यास है इंद्र। इंद्र 2025। तो यह बताना है कौन से दो देशों के बीच का है। भारत के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है? फ्रांस, जापान, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस वाला तो हमने पढ़ लिया वरुण, लेकिन यह है इंद्रा। इंद्रा जैसा खतरनाक, तो वो तो रूस ही है भैया, है ना। तो भारत और रूस के बीच इंद्रा, और भारत और फ्रांस के बीच वरुण, ठीक है। यह भी हो गया। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न दोस्तों कहता है करिमपुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करिमपुझा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चा में था। करिमपुझा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चा में था, यह कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है भैया, समझ में आ गया। करिमपुझा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में था, एक कौन से राज्य में स्थित है? ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये दोस्तों करिमपुझा जो है ना, वो है केरल में, है ना। केरल में, केरल में, ठीक है, करिमपुझा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपके इस लेक्चर में 1000 में से हमारे 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि सर 1000 एमसीक्यू बना लेते, उसके बाद जो है आप एक साथ मैराथन डाल देते। देखो भैया, मैं ये सारे प्रश्न खुद से ही बनाता हूं। अब मैं 1000 प्रश्न बैठ के बनाऊंगा
तो फिर भैया मेरी मुलाकात आपसे सीधे दिसंबर में नहीं होती, फरवरी में जाके होती। समझ रहे हो आप बात को? तो बहुत डिले हो जाता। और एक लेक्चर में कौन सा आप 1000 सारे ही पढ़ लोगे, तो इसीलिए हम एक एक करके पढ़ते चले जा रहे हैं। और 1000 एक साथ पढ़ाए जाएंगे तो तेजी से पढ़ाए जाएंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी, डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो अभी डिस्कशन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। अभी ये दिसंबर का जो महीना चल रहा है ना, उसमें मुझे क्या है कि थोड़ा सा सामान वगैरह का कुछ मेरा चल रहा है, काम काज, ये जो आप देखते हो उसमें कुछ चल रहे हैं अपडेट्स वगैरह, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिले आपको देखने को मिला और 2-3 दिन का गैप आ गया बीच में। तो अब हम प्रयास करेंगे कि अब इस गैप को कम से कम रखा जाए और ये 20 लेक्चर फटाक से आपको कंप्लीट करवा के इससे भी जो है आपको मुक्त कर दिया जाए। तो इस लेक्चर में मुझे दीजिए आप लोग दोस्तों इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।